अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना न्याजी और मेरे साथ हैं मिस्टर जमील सुखेरा। थैंक यू वेरी मच हिना। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से हैं और आज की सुबह का आगाज़ भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। लेकिन खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं क्योंकि पूरा दिन जो खबरें डिस्कस हो रही होती हैं, रात गए उनमें बहुत अहम डेवलपमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं और उन डेवलपमेंट्स के बाद लगता है ऐसे है कि जो भी इस सारी सूरत हाल को डिज़ाइन कर रहा है वो बहुत सोचता है और रात गए में सोचता है। बात कर रहा हूं मैं ओके जनाब, जोक्स अपार्ट। आज के शो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब ने जो सदर आरिफ अलवी साहब को खत लिखा, उस बारे में आपको तफसील से बताएंगे। मरियम नवाज का एक नया बयानिया सामने आया है जिसमें वो कह रही हैं कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये मेरी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत अब होगी जब नवाज शरीफ वापस आएंगे। तो शहबाज शरीफ कौन है, वो चचा की हुकूमत क्यों नहीं मान रही या महंगाई का मलबा उन पर क्यों डाल रही है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्तों के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जी फेस्टिवल के हवाले से होने जा रहा है, क्या क्या उसमें होगा, कौन कौन से मेहमान जो है वो शिरकत करेंगे और इंडिया से कौन लोग इस फेस्टिवल में तशरीफ ला रहे हैं। लड्डू पीठी के हवाले से भी आज बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होती है और रिसेंटली भी मैंने भी ट्राई किया है, तभी आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी। गर्मा गर्म मैंने खाई। और उसके अलावा हम बात करेंगे जी मोटरसाइकिल और गाड़ियों की कीमतों में जो इजाफा हो चुका है और एक आम आदमी की दस्तरस से अब मोटरसाइकिल तो दूर हो ही चुके हैं, साइकिल भी दूर हो चुके हैं। बिल्कुल। और अब जो 70-60 बाइक है 1.5 लाख से स्टार्ट हो रही है। 1.5 लाख से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल जी। और बात फिर इसके अलावा हम PSL की भी करेंगे। PSL को हम कैसे भूल सकते हैं? सबसे पहले फिर PSL की बात ही करते हैं। चलें PSL की बात कर लेते हैं। कराची किंग्स PSL के दूसरे इम्तिहान में भी फेल हो गई। टीम होम ग्राउंड पर जीत का मजा ना चख सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 विकेटों से हरा दिया। कॉलिन मिनरो मैच के हीरो करार पाए। आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी में मैच पड़ेगा कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आज आमने सामने आएंगी। किंग्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए। हैदर अली 59 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मुझे लगता है थोड़ी जमील वैसे आपकी प्रेडिक्शन सच साबित हुई ना। कल जब मैंने प्रोग्राम हमारा जब इख्तिताम के मराहिल में था तो मैंने जमील से पूछा कि आपको क्या लगता है इन व्हाट टीम आर यू सपोर्टिंग, तो जमील ने तब यही कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को वो सपोर्ट करें और वो टीम ही जीत गई और जमील का यही कहना था कि इस्लामाबाद ही जीतेगी। तो वैसे ही हुआ जमील। वैसे आपकी ना क्रिकेट के हवाले से काफी प्रेडिक्शंस आई वुड से सच साबित होती है, तो आप जो बोला करें उसको रिकॉर्ड पे ले आया करें। अच्छा बोला करें। मुझे लगता है आपकी बहुत सारी बातें कबूल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं, मुझे तो लगना शुरू हो गया। ओके, लेकिन हिना आपने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट नहीं, हिना ने कहा था, मैंने कहा था मैं न्यूट्रल हूं। हाँ न्यूट्रल, मैंने कहा मैं न्यूट्रल। अच्छा मैं आपको ना न्यूट्रल पे एक बात बताना चाहता हूं। अब ये फरवरी से मैं न्यूट्रल हूं। आपको पता है कि एक बहुत अजीम लीडर का कहना है कि न्यूट्रल इंसान नहीं हो सकता, या इधर होना चाहिए उधर होना चाहिए। जो जानवर होता है ना वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल की जो कहानी है वो तो बहुत फिलहाल मैं न्यूट्रल हूं, सॉल्व हो चुकी। फिलहाई मैं न्यूट्रल हूं, फिर उसके बाद में देखूंगी कि वो टीम देखिए आप या प्लस हो या माइनस। पेशावर आई पर्सनली लाइक पेशावर ज़ल्मी, ठीक है, आई लाइक पेशावर ज़ल्मी एंड देन थोड़ी इंक्लिनेशन मेरी जो है वो मुल्तान सुल्तान्स की तरफ है। इस्लामाबाद अगेन वो सब टीमें हमारी हैं, ये PSL हमारा है, वो आप खुद ही तो नगमा गाते रहते हैं। मैंने फिर गौर से सुना। अच्छा सुने, इतना वायरल हो गया आपकी, आप देखे तो सही सोशल मीडिया पे। अच्छा वो क्या है, वो क्या थोड़ा सा गुनगुना दो जमील, हम रोज ये बात गुनगुनाना। मैं चलो लिरिक्स क्या है उसके, मैं नहीं गुनगुना सकता। आपको पता है एक पाकिस्तान के चैनल्स में एक माना ताना चैनल है, निजी चैनल की बात कर रहा हूँ, जो जिसका ये दावा है कि वो बहुत बड़ा पुराना नंबर 1 चैनल, क्रेडिबल चैनल और ट्रेंड सेटर है, वो पीछे पड़ गया इसके। लंदन से वीडियोस आ रही हैं, शोज में लिया जा रहा है, प्रोग्राम्स में उस पर बात हो रही है, ठीक है। तो आप सोचें कि एक शख्स जो हिट हो गया, जो आवाम में मकबूल हो गया, उसके जो कमेंट्स है ना, वो मतलब उन कमेंट्स को जवाब बनाकर चैनल्स अपनी रेटिंग के लिए जो एक कोशिश कर रहे हैं ना, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, मुझे क्योंकि उस पे लिखा हुआ, लोगों ने लिखा हुआ कि मेरी दादी व्हील चेयर पर थी और आपका जब गाना सुन रही थी तो उनसे बर्दाश्त ना हुआ और उठ के उन्होंने वॉल्यूम बंद किया, तो आपका गाना उनकी सेहतयाबी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ, मैं आपका शुक्रिया, इस तरह के। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे ये लगता है कि हम लोग बहुत सारे चैनल्स जो हैं
कोई स्पेसिफिक हम किसी चैनल की बात नहीं कर रहे, लेकिन मैंने इनको मल्टीपल चैनल्स पर देखे, मल्टीपल मॉर्निंग शोज में देखे। मुझे लगता है कि कंटेंट जो है ना वो बहुत मैटर करता है। जरूरी नहीं है कि जो इन है या जो वायरल है आप उसको अपने शो में बुला रहे हैं, कंटेंट की भी तो बात करें ना। बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे मॉर्निंग शोज पे इसीलिए क्रिटिसिज्म भी होता है, इसलिए क्रिटिसिज्म भी होता है, और उनकी नजर में कंटेंट से ज्यादा जो चीज वायरल है वही कंटेंट है। लेकिन हम इस जो हम जिस डगर पे चल रहे हैं ना, इसको हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। हम इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट और न्यूज के साथ साथ हम अवेयरनेस फैलाने का हमारा ज्यादा फोकस इस चीज पर है। तो एक दिन आएगा जब लोगों को समझ आएगी कि कौन क्रेडिबल बात कर रहा है और कौन वायरल होने वाली चीज पे बात कर रहा है, जस्ट बिकॉज लोग उसको देखना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और वायरल जहां मैंने आपसे एक बात की कि तो एक चीज और भी बड़ी वायरल हो रही है, लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये अपने नाज़रीन को बताते हैं कि इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में तेंदुए ने इंतजामिया को तिगनी का नाच नचा दिया। महकमा जंगली हयात के एहलकार 9 घंटे बाद खतरनाक जंगली जानवर को पकड़ पाए और तेंदुए ने 4 अफराद को जख्मी भी कर दिया। दोपहर के वक्त तेंदुआ निजी हाउसिंग सोसाइटी में वाक़ई ज़ेर तामीर घर में दाखिल हुआ, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। रेस्क्यू 1122 और पुलिस को तलब किया गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए इस्लामाबाद और पंजाब वाइल्ड लाइफ की टीमें भी मौके पर पहुंची, लेकिन तेंदुए को काबू ना किया जा सका। इलाका वकीलों को घरों के दरवाजे बंद और बाहर ना निकलने की हिदायत की गई और पुलिस ने इलाके को घेरे में लिए रखा। आखिरकार 9 घंटे बाद तेंदुआ एक घर के तहखाने में दाखिल हुआ, जहां सख्त जिद्दोजहद के बाद जो वाइल्ड लाइफ की टीमें थी उन्होंने उसको काबू कर लिया और अपने साथ ले गए। अच्छा जमील, ये खबर जब मैंने सुनी, दिस सर्टेनली इज हॉरिफाइंग, बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव, व्हाट आई पर्सनली थिंक इज के लोग जो पैनिक कर जाते हैं और लोगों का डर जाना, वो एक बिल्कुल हैपहैज़र्ड सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। इस सिचुएशन में जो एनिमल है, वाइल्ड लाइफ एनिमल है, वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी पैनिक कर जाते हैं, वो फिर वाइल्ड हो जाते हैं, वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और उस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी होते हैं। कल जब मैं वीडियो देख रही थी तो उसमें लोग चीखो पुकार कर रहे थे, लोग इधर उधर भाग रहे थे। लोगों को तहम्मुल से, सुकून से एक जगह पे या तो बैठ जाना चाहिए, घरों में चले जाना चाहिए, दरवाजे लॉक कर लेने चाहिए थे। लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। टिकटॉकर्स की मैं एक वीडियो देख रही थी जमील, हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि कोई अगर इस तरह का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हो जाता है तो हमें अपने कैमरास बाहर निकाल के वीडियो बनाने की पड़ी होती है, और हमें होता है कि कोई ऐसा कंटेंट हम डाल दें जो फौरन से हमें लाइक्स दे दे, जो फौरन से हमें व्यूज दे दे। भाई प्लीज, आपकी सेफ्टी कम्स फर्स्ट। वहां पर कल बेशुमार टिकटॉकर्स मौजूद थे जिनके पास मोबाइल फोन्स थे, जो वीडियोस बना रहे थे, और उन्हीं लोगों में वहां पर कुछ मजदूर, कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा था क्योंकि साथ वाले घर में, और मजदूर भी जख्मी भी हुए। तो इस सारी सिचुएशन में अगर कोई भी होना चाहिए और ना ही वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा रश कर देना चाहिए। आपने वीडियो बनानी, आप दूर से बना ले, किसी छत से बना ले। जरूरी नहीं है कि आप बहुत करीब से वो मनाजिर कैप्चर करें, ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इन जानवरों से भी प्यार करना चाहिए। चले वाइल्ड लाइफ जानवर है, खतरनाक जानवर है, इस तरह का चीखो पुकार, फिर फायरिंग भी हुई जमील। वुड यू बिलीव, कल जब मैं वो वीडियो देख रही थी, रात को जो मैंने वीडियो देखी, कुछ सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए वीडियो एक सामने आई कि वो लोग भाग रहे हैं और किसी ने उस पूरी वीडियो में मैंने देखा कि फायरिंग भी कर दी, और फिर लोग और ज्यादा चीखना शुरू हो गए कि फायरिंग मत करें, फायरिंग से जो है नुकसान हो सकता है। तो प्लीज इस तरह के मजीद फैल जाता है, लोग पैनिक कर जाते हैं और फिर उससे नुकसान भी ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब जिक्र करते हैं इमरान खान साहब के खत का, जो उन्होंने सदर आरिफ अलवी को लिखा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ फौरी तहकीकात के लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिख दिया है। खत के निकात कुछ इस तरह है कि इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की जानिब से हल्फ की खिलाफ वर्जियों की तफसीलात इरसाल करते हुए सदर मुमलिकत से मुतालबा किया है कि बतौर सुप्रीम कमांडर साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ फौरी तहकीकात की जाएं। उन्होंने लिखा कि चंद रोज के दौरान अवामी सतह पर निहायत होशरुबा इंकशाफात हुए हैं, जिनसे वाज़े होता है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा अपने हल्फ की सरीहन खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने लिखा कि जनरल बाजवा ने जावेद चौधरी के रूबरू एतराफ़ किया कि हम इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा समझते थे। जनरल बाजवा ने यह भी एतराफ़ किया कि हमारे ख्याल में अगर इमरान खान इख्तदार में रहे तो मुल्क को नुकसान होगा। उन्होंने यह भी लिखा कि जनरल बाजवा को यह इख्तियार किसने दिया कि वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के इख्तदार में रहने के बायस मुल्क के लिए खतरनाक होने का फैसला करें। तो जनरल रिटायर्ड बाजवा का इस ज़िमन में खुद फैसला साज बनना आइन के आर्टिकल 224 और
हल्फ की ये सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस पर हम तफसील से बात करते हैं क्योंकि ख़त में मज़ीद हाँ और भी निकात थे हिना, अगर वो हम उसकी तफसील बताने अगर बैठ जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर थोड़ा पेश करना पड़ेगा। अहमद वलीद साहब सीनियर एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं, इसी मामले पर उनसे बात करते हैं। अहमद वलीद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। सर, इमरान खान का ये जो ख़त है जो उन्होंने सदर आरिफ अलवी को लिखा है, इस पर क्या कहेंगे आप कि क्या एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो जब इक़्तिदार में थे, जनरल बाजवा की भी उनको हमायत हासिल थी और हर किस्म के अच्छे बुरे काम जो हैं वो दोनों मिल के करते रहे। इससे पहले आपने देखा कि 2018 के जो इलेक्शंस हैं उसमें RDS बैठ गया, इनके अपने लोग कई मानते हैं कि हम इलेक्शन नहीं जीतते थे तो इस तरह से फ़ौज ने हमें इलेक्शन जितवाए। तो फिर अगर जो भी कार्रवाई हुई, जो इमरान खान चाह रहे हैं कि बाजवा के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले, तो फिर आप उसमें मुलव्वस थे, सारी चीज़ों में आपने फ़ौज को मुलव्वस रखा। यानी कि आप ये कहते हैं कि नैब जो है वो फौज के अंडर था, यानी कि आपने फौज को इन्वॉल्व किया कि आप सियासतदानों की प्रोसिक्यूशन करें, उनके खिलाफ केसेस लाएं। यानी इस तरह सी चीज़ें जो हैं, आप तो फिर मिल के आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि आपने जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें मनवरिंग करके आप उनके साथ मिल के इक़्तिदार में आए और उसके बाद अब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी जनरल बाजवा ने ये किया, वो कहा, ये कहा। तो इस तरह से तो फिर तमाम सियासतदान ऐसे जो कि फ़ौज के साथ मिल के अपनी मुखालिफ पार्टीज़ हैं उनके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, एजेंसीज़ को इस्तेमाल करते हैं। आपने भी एजेंसीज़ को इस्तेमाल किया, अपने मुखालफिन के खिलाफ तमाम लोगों को जेलों में डाल दिया, झूठे मुकदमात बनाए, फिर उनमें से कुछ भी नहीं निकला। तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए फिर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, क्योंकि आप थे, जितने मुकदमात बने, नैब आपके अंडर है, पूरे पाकिस्तान के इदारे फौज समेत आपके अंडर है। अहमद वलीद साहब, खान साहब ने कुछ पॉइंट्स उठाकर तहकीकात की दरख्वास्त की है। आप मुझे ये बताइए कि इस खत की कानूनी हैसियत क्या है और क्या सदर मुमलिकत जो है वो इसकी तहकीकात का हुक्म दे सकते हैं? देखिए, इस तरह से कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई ऐसा कमीशन बन सकता है अगर प्रेसिडेंट जो है वो हुकूमत को कहें। प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह से कोई कार्रवाई कर सके। वो हुकूमत को कह सकते हैं कि ऐसा कमीशन बने जो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, जो इमरान खान ने इल्ज़ामात लगाए हैं वो इल्ज़ामात की तहकीक करे और उसके बाद फिर कोई इस तरह से कार्रवाई की जाए। उसके बगैर तो कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा, अहमद वलीद साहब, आप देखें कि 2 जर्नलिस्ट के बयान पर एक ख़त लिखा गया है, तो बाजवा साहब ने ना तस्दीक की है ना तरदीद की है। आपने ये कहा कि इमरान खान साहब खुद भी फ़ायदा उठाते रहे, तो फिर जर्नलिस्ट के मुंह से ऐसी बातें निकलना और ज़बान ज़द-ए-आम होना, फिर उस पर इमरान खान साहब का ख़त लिख देना, तो क्या आप जर्नलिस्ट को भी कसूरवार समझते हैं फिर इस मामले में? देखिए, जर्नलिस्ट का काम है, डाकिया का काम है, उसको इन्फॉर्मेशन मिली, उसने इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन कर दी, तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ें सॉलिड किस्म की जिससे इमरान खान समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो सलामती है उसके लिए ख़तरनाक थी, या हुकूमत को सबताज करने की कोई कोशिश की गई, तो उसमें कोई ऐसा कमीशन, पार्लियामेंट जो है वो एक्शन ले सकती है और पार्लियामेंट जो है वो किसी भी ऐसे शख्सियत के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर सकती है जो अगर वो समझे कि कोई पाकिस्तान की कौमी सलामती के ख़िलाफ़ कोई ऐसा एक्शन हुआ है और उसके फिर लॉज हैं, उन लॉज के मुताबिक फिर वो मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। उसके अलावा कोई और तरीक़ाकार नहीं है। खाली इल्ज़ामात कि इमरान खान साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि फ़लाँ जर्नलिस्ट को इन्होंने ये चीज़ें बताई, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कोई कमीशन बनेगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या बाजवा साहब ने जो जर्नलिस्ट हैं उनको जो बातें बताई वो उसी कॉन्टेक्स्ट में थी या कोई कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, तो इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। लेकिन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त लगता है कि वो एक बंद गली में जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो
बिल्कुल टारगेट किया हुआ है पूरे इदारों को, तमाम हुकूमत को, पाकिस्तान की तमाम पार्टीज को। वो किसी के साथ बैठ के कोई बातचीत नहीं करना चाहते। तो सियासत जो है ऐसे नहीं होती। दुनिया की सियासत जो है दुनिया भर में अगर इकोनॉमी या कोई बड़े मामला सलामती के आते हैं तो उस पर तमाम पार्टीज जो है वो एग्री करती हैं और उसके बाद पूरी यकजहती के साथ वो फैसले होते हैं। लेकिन इमरान खान हैं वो तनहा जो है वो चाहते हैं कि मैं तमाम पार्टीज जो मेरे मुखालफिन हैं मैं हुकूमत में आऊँ और उनको जेलों में डालूँ और अकेला इक़्तिदार हुकूमत। अच्छा अहमद वलीद साहब, जब खान साहब इक़्तिदार में थे तब इन सारी बातों पर क्यों नहीं गौर किया गया? तब ये इस तरह के जो है वो अहम, अगर वो कहते हैं कि नुक्ते अब उठा रहे हैं तो तब इस तरह की बातों पर गौर नहीं किया, तब कोई अहम तहकीकात नहीं की गई। अब जो है वो अब ऐसी बात हो रही है तो आपके ख्याल में क्या मकसद हो सकता है इमरान खान साहब का? देखिए उस वक्त ये अभी बता रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन कि जनरल बाजवा ये करते थे, जनरल बाजवा वो कहते थे। तो भाई आपके उस वक्त आपने ये भी इल्जाम लगाया हुआ है कि आपके पास भी कुछ ऑडियोज हैं, आपके पास भी इंफॉर्मेशन है, IBC रिकॉर्डिंग की हुई है। तो आप उस वक्त इक़्तिदार में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, आप आपके अंडर थे जनरल बाजवा, तो आप उस वक्त उनके खिलाफ एक्शन लिए थे। तो लेकिन उस वक्त आपको इक़्तिदार से प्यार था, आप चाहते थे किसी तरह से आपका इक़्तिदार बचा रहे। और आपने देखा कि इक़्तिदार जाने के बाद भी वो जनरल बाजवा से मुलाकातें करते रहे, एक्सटेंशन की बातें करते रहे जब इनका इक़्तिदार जा रहा था उस वक्त भी और उसके बाद भी। यानी आपको अब याद आया है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती या पाकिस्तान के खिलाफ या हुकूमतों के खिलाफ इस तरह से फौज ने कोई इस तरह के काम किए हैं। जब आप इक़्तिदार में थे तो आप अपने इक़्तिदार के लिए वो जैसे भी इक़दाम कर रहे थे, जैसे भी एक्शन ले रहे थे, वो आपके लिए काबिल कबूल थे, क्योंकि आपके मुखालफिन थे वो सारे जेलों में थे, कुछ मुल्क से बाहर भेज दिए गए, वो आपके लिए काबिल कबूल थे। तो ये किस तरह की आपकी पॉलिसी है? आप क्या चाहते हैं मुल्क में? आपके अपने इक़्तिदार के आने के लिए पूरे मुल्क को एट स्टेक लगा रहे हैं। आपने देखा कि पीछे जो इकोनॉमी के ऊपर आपसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो आपने कहा मैं तो बात नहीं करूंगा इसके ऊपर। तो ये कैसी पार्टी है जो मईशत के ऊपर, जो मुल्क जो है इस वक्त दिवालियापन के करीब था, आप कम अज कम कोई ऐसी स्टेटमेंट ही देते कि हम हुकूमत के इस मामले के ऊपर आपके साथ हैं, इसमें हम आपकी कोई मुखालफत नहीं करेंगे, आप हमारे हैं, हम सियासत करेंगे, हम अपनी सियासत के जरिए आपको हटाएंगे, महंगाई के ऊपर शोर मचाएंगे, लेकिन इस मामले के ऊपर, सेंसिटिव मामले के ऊपर हम आपका साथ देंगे। अच्छा अहमद वलीद साहब, आपने केसेस और नैब का जिक्र किया, तो अभी मौजूदा हुकूमत के कुछ रहनुमाओं की गुफ्तगू में अक्सर ये जिक्र आता है कि जो नैब है इसको बंद हो जाना चाहिए। नैब का इदारा वो वाहिद वजह है कि मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। शाहिद खाकान अब्बासी कई बार ये अल्फाज दोहरा चुके हैं। तो आपके ख्याल में जो भी हुकूमत आती है वो इंतकामी कार्रवाइयों के लिए क्या नैब का सहारा लेती है? इसीलिए तमाम ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये नैब के इदारे को बंद करवाना चाहते हैं। देखें, जो नैब था, जनरल मुशर्रफ ने सबसे पहले ये नैब का इदारा कायम किया और उससे आप ज़रा पूरा एनालिसिस करें कि तमाम जो उस वक्त उनके मुखालफिन थे, ख़ास तौर पे जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार थी उस वक्त, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनके लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए और उन मुकदमात को अगर आप एनालाइज करें आज तक, यानी जो पिछला इक़्तिदार जो इमरान खान साहब की हुकूमत का भी दौरे हुकूमत गया है, नैब की कार्रवाइयों में आप देखें कि कितने % केसेस जो है उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई की गई, यानी उसके कोई नताइज निकले। इसका मतलब है कि नैब का ये काम था कि जो मुखालिफ है उसको उठा के आप 90 रोज़ के लिए अपने पास रख लें और चाहे उसके बाद केस चले और केस के बाद आप सारे केसेस जो है उनमें सबूत प्रोवाइड ना कर सकें और उसके बाद वो बंदे रिहा होते जाएं। तो ये आप ज़रा एनालिसिस करेंगे फिर आपको पता चलेगा। और एक जो अभी कवानीन में जो तरमीम आई हैं, ये नैब के इदारे को थोड़े उसके पर काटे गए हैं, उसका मकसद मेरे ख्याल में, ज़ाती ख्याल में ये है कि आपकी एक लिमिट होनी चाहिए। 50 करोड़ से ऊपर की करप्शन है तो आप उसके ऊपर आप कार्रवाई करें, इन्वेस्टिगेट करें और पूरा इन्वेस्टिगेशन का पूरा आपका मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए। पहले आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, उसके बाद आप उस शख्स के ऊपर हाथ डालें और उसको फिर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अच्छा, अब उसके बाद नीचे के जो केसेस हैं बहुत सारे FBR के अंडर आते हैं। मसलन अगर कोई
टैक्स चोरी कर रहा है तो FBI का काम है उसको नोटिस भेजे, और वो भेजता भी है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। फिर इस तरह से एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है, इस तरह से बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि छोटे केसेस के ऊपर जो लोग हैं, अगर छोटी मोटी उनकी कोई खिलाफे कानून कार्रवाइयां हैं तो उसके ऊपर एक्शन किए। तो नैब जो है वो उसका काम होना चाहिए नेशनल लेवल के जो बड़े मेगा करप्शन के केसेस हैं उसके ऊपर कार्रवाइयां करे, और वो कार्रवाइयां ऐसी भी होनी चाहिए कि लोगों को नजर आए कि हाँ जी ये शख्स ने इतने करोड़ रुपए खाया और उससे बरामद हुआ या उसको फिर जेल में डाला गया। सही। अहमद वलीद साहब, मरियम नवाज साहिबा के बयान की बात करते हैं। उनका ये कहना था कि हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। ये वही मरियम नवाज साहिबा हैं जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो उन्होंने बाकायदा सेलिब्रेट किया, खुशियां मनाई गई। क्या वो PDM को डिसोन करना चाह रही हैं या फिर नवाज शरीफ साहब को डिसोन कर रही हैं? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसको समझ नहीं आ रही कि ये उन्होंने PDM के साथ मिलके इक़्तिदार तो बड़ी खुशी खुशी हासिल कर लिया, प्राइम मिनिस्टर बन गए। बड़ा शौक था शहबाज शरीफ साहब को बड़े अरसे से कि वो भी उधर वफाक में जाएं, कोई बड़ा ओहदा लें, प्राइम मिनिस्टर बने। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऐसे मौके पर बने जब इकॉनमी जो है बिल्कुल बुरे हालात में थी। और आपने देखा कि जैसे इसहाक डार साहब जो बाहर बैठे थे मुफ्ता इस्माइल के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे कि ये इसके सही संभाला नहीं जा रहा। अब आप दोनों का किरदार देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब और इसहाक डार साहब, इन्होंने समझा हम जो है इकोनॉमी के मास्टर हैं, हम आएंगे एकदम से, हमारे दोस्त हैं, सऊदीज हैं, जो UAE के किंग्स हैं या चाइनीज हैं, हम उनके पास जाएंगे, वो हमें पैसे क्यों नहीं देंगे। वो उन्होंने कोशिश की, यानी सोचा हुआ था, ख्याल था उनका कि वो उनको ये पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो पैसा कहीं से कुछ नहीं मिला और इकोनॉमी जो है बद से बदतर होती गई। और उसके बाद फिर IMF के पास जाना पड़ा, वो सारे कड़वे डिसीजन लेने पड़े जिससे वो बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने समझा था मीठी मीठी हुकूमत मिल रही है, इमरान खान से कुछ हुआ नहीं, इमरान खान को किसी ने पैसे नहीं दिए, तो हम जाके पैसे देके आवाम के ऊपर खर्च करेंगे, लोग वाह वाह करेंगे। लेकिन उसका नतीजा जो है वो अब उनको भुगतना पड़ेगा। अब ये वो नहीं कह सकते कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, मरियम कहे कि मेरी हुकूमत नहीं है, ये आपकी हुकूमत है, आपने हुकूमत संभाली है, आपने टेक ओवर किया है, और उसके बाद सारा जो मलबा है वो आपके ऊपर डलेगा। Exactly. तो फिर अहमद वली साहब जी, तो फिर आपके ख्याल में मरियम नवाज के इस बयान का मकसद क्या है? वो एक तो यूथ कन्वेंशन से खिताब कर रही थी, और अब चूंकि पार्टी को एक बार फिर मकामी सतह पर फाल करने के लिए बड़ी मीटिंग्स की जा रही हैं, और फिर इस हुकूमत की जानिब से कई बार पहले ये बयान दिया गया कि हमें तो ये हुकूमत दी गई, हम तो लेना ही नहीं चाह रहे थे, हमें इस हुकूमत में बिठाया गया। ठीक है, अच्छा चले, और फिर आपने जब ये बड़े बड़े दावे किए इसहाक डार साहब आएंगे तो मोइशत ठीक हो जाएगी, फिर इतने सारे एपिसोड्स होने के बाद आप आखिर में ये कह रहे हैं, मरियम नवाज ये कह रही है कि ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं है। तो क्या वो चाचा की हुकूमत को नहीं मान रही, या नून लीग टूट फूट का शिकार होने जा रही है, दो लख्त हो गई है पार्टी, या वो क्या बयानिया अब नया बनाना चाह रही है? देखिए, पार्टी के अंदर पार्टी के कारकुनान और पार्टी की जितना वोट बैंक है वो इस वक्त बहुत ख़िलाफ़ है हुकूमत के, क्योंकि ये जो कड़वे डिसीजंस हैं इसकी कोई भी हमायत नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा महंगाई, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इस दौर में हो गई है, तो इसका वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई अपने जो सपोर्ट है, वोट बैंक है, कारकुन है, उनको वो तसल्ली देना चाहते हैं, दिलासा देना चाहते हैं कि ये हुकूमत हमें इस तरह से दी गई और ये हमारा इसमें इतना कसूर नहीं है। नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो वो फिर सही इक़्तिदार संभालेंगे। लेकिन मसला ये है कि इस तरह से लोग मानने के लिए तैयार नहीं। आप गली मोहल्ले में कहीं जाए बाहर और लोग से आप बात करें, चाहे वो नून लीग का बंदा है, वो कहेगा इन्होंने महंगाई का अंबार लगा दिया लोगों के ऊपर, लोगों को महंगाई जो है उसके नीचे दबा दिया है, बड़ा मुश्किल हो गया जीना। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कहते हैं इनके ऊपर इनकी मजबूरी थी क्योंकि इमरान खान ने सही पॉलिसीज नहीं थी और इनको फिर वो कड़वे डिसीजन अब लेना पड़े, तो इनका इतना ज़्यादा कसूर नहीं है। वो इस चीज़ को कैश कराना चाहती हैं, इसी चीज़ को कि जो ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि हाँ जी मुस्लिम लीग नवाज जो है उनको ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई और ये सारे कड़वे फैसले उनसे करवाए गए, तो वो अब उस बयानिए को लेकर चलना चाहती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि
अवाम तस्लीम करेगी इस तरह के फैसलों को, हमें भी नहीं लगता। बिल्कुल रिलीफ नहीं देंगे। मुझे तो अहमद वली साहब मुझे तो वो दिन याद आ रहे हैं जब खान साहब की हुकूमत के खिलाफ जब अदम एतमाद लाई जा रही थी तो महंगाई मुकाओ मार्च किया जाता था ऑपोजिशन की तरफ से, जो अभी इस वक्त हुकूमत में है। एक सादा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, जाते जाते क्विकली जवाब दे दीजिएगा कि ये डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है कि अवाम को जिस तरह इन्होंने धड़ेबंदी की हुई अपनी अपनी पार्टी के लिए, कारकुनान जो हैं अब हमारे मुआशरे में आप देखें कि तमीज़ किस हद तक रह गई और बदतमीज़ी किस हद तक परवान चढ़ गई है। तो ये डिवाइड एंड रूल वाला जो फार्मूला है, आपको नहीं लगता कि आजकल सियासतदानों पे भी आजमाया जा रहा है? तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये सियासतदानों को डिवाइड करके रूल कौन करना चाह रहा है? देखिए, सियासतदान जो हैं वो हमेशा से, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें कि जो भी पार्टी हुकूमत में आती है और कोशिश ये होती है, ऐसे कुछ अनासर होते हैं जो चाहते हैं कि सियासतदान जो हैं वो इस तरह से डिवाइडेड रहें, और सियासतदान जो है ख़ुद भी अकल के नाखून नहीं लेते कि भाई हमने सियासत करनी है। जो जमहूरियत है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल बैठ के तय करना पड़ती हैं। ये नहीं कि आप किसी के कहने पे अपनी सियासत करते रहें। आपको ख़ुद अकल समझ होनी चाहिए कि भाई हम सियासतदान बने हैं तो हमने लोगों का मफाद देखना है और पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना है, कि ये नहीं कि आर्जी मफाद के लिए किसी के कहने पे किसी की गोद बैठ जाएं या किसी के कहने पे एक बड़ी तहरीक लॉन्च शुरू कर दें। आप अपने तरीके से सोचें, आप अपना वोट बैंक जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें, अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें, इस सतह पे अपने लीडर्स जो हैं उनको उठाएं और पार्टी को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो 100 साल तक की वो पार्टी आपकी जो है वो कायम रहे। इस तरह से नहीं है कि इमरान खान गए और पीछे पार्टी खत्म। अहमद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और ये सच है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये हुकूमत हमें ज़बरदस्ती दी गई, क्योंकि जब आप हुकूमत में आए तो आपने जितने भी बड़े बड़े दावे किए, अब आवाम की नज़रें आपके उन दावों और वादों पर ही हैं कि वो कब वफा होंगे। क्योंकि आप देखें कि वो पार्टीज़ जो महंगाई मुकाओ मार्च करती हुई नज़र आती थी हमें कुछ महीने पहले, साल भी नहीं गुजरा, कुछ महीने पहले, वो उन्हीं के खिलाफ अब आवाम आवाज़ उठा रही है और महंगाई की बात करती है कि रिकॉर्ड सतह पर चली गई है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में, लेट्स सी तो मैं नहीं कहूँगा, अब ये लेट्स सी कहते कहते जो है नहीं, अब हम जब भी बात करते हैं, किसी इकोनॉमिस्ट से भी बात करते हैं, जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की भी बात होती है, साल तो आने वाले दिन मुश्किल है, आने वाले दिन मुश्किल है। हम आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकते, तो हमारा काम है आप तक फैक्ट पहुंचाना, ऑथेंटिक जो है ना इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। तो हम आपको तसल्ली ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें, लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, और अब बात करेंगे स्ट्रीट फूड की। अगर हल्की फुल्की स्ट्रीट फूड की बात की जाए तो लाहौरियों के जहन में जो सबसे पहले एक चीज़ का नाम आता है वो है लड्डू पीठी, क्योंकि खट्टे मीठे और तीखे जायके वाली लड्डू पीठियाँ जो है सभी को पसंद होती हैं, और मुझे लगता है कि इसका इनोवेटिव टेस्ट होता है। एक तो ना जायके में बहुत लजीज होती है, इनोवेटिव नहीं, ट्रेडिशनल कहें, ट्रेडिशनल, तो इनोवेशन लोग डालते रहते हैं उसमें, है ना, वैसे वो एक ट्रेडिशनल। आपको पसंद है? मैंने अभी एक हफ्ता पहले पहली दफा खाई एंड आई लव इट। पहली दफा खाई? पहली दफा। मैंने इतना सुना था लेकिन मैंने कभी खाई नहीं थी। मुरुंडे तो खाए ना आपने? मुरुंडे तो बहुत खाए, बचपन से ही खाए, लेकिन लड्डू पीठी मियां वाली में नहीं मिलती थी ना मेरे बचपन में, मैंने खाई। लाहौर में खाई आपने? लाहौर में खाई। किस जगह से? मैंने खाई मजंग के पास कोई जगह थी, मजंग के पास किसी रेडी से मैंने खाई, लेकिन गर्मा गर्म। या फिर मेन बुलेवर्ड पे वो जो हफीज सेंटर है, मम्मी डैडी जगहों से नहीं खाई मैंने, रेडी से खाई है। नहीं वो रेडी वाला है, वो लगती है रेडी है। और वो जो ताजी बना रहे होते हैं ना, उसका तो टेस्ट ही कुछ और होता है। और वो लड्डू होते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताओ जमील, मुझे उसकी रेसिपी जब मैंने वो खाई तो मुझे वो ना बड़ी फुलफिलिंग लगी, और उसके बाद मुझे कोई 5 घंटे भूख नहीं लगी। हालांकि मुझे हर 2 घंटे बाद भूख लग जाती है, व्हिच इज नॉट नॉर्मल, आई नो, लेकिन वो उसमें बनती किस चीज से है? 1 मिनट, कितने घंटे बाद भूख लग जाती है? हर 2 घंटे बाद। माय मेटाबॉलिज्म वर्क्स रियली गुड, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कैसे बनती है वो? पेट भरता है फिर जब कुछ मंचिंग के लिए नट्स खा लेती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि लोगों को खाने का बहुत शौक होता है तो पेट भर जाता है, नीयत नहीं भरती। नहीं, मेरी नीयत तो भरी रहती है, पेट नहीं भरता। तो आपके साथ ये वाला सीन तो नहीं है ना? नो। अच्छा ओके, इसकी आप रेसिपी, इसमें दालें होती हैं, अच्छा, बेसन होता है, आटा होता है, मैदा होता है, सब चीजें मिक्स करके और फिर कुछ मसाले उसी में ऐड करते हैं। अच्छा, फिर उसको गूंद के, और एक आपने देखा कि बिल्कुल प्लेन नहीं होती वो, थोड़ी वो दही बल्ले में जो भला होता है उसकी जैसी होती है। यस, वो और वो उसकी फील ऐसी आती है जैसे ये बेक है,
बेक्ड हुई भी लगती है एग्जैक्टली, वो हैवी नहीं फील होती, ऑयली सी, लेकिन वो डीप फ्राई होती है। अच्छा, Deep बनते नहीं fry मैंने देखी। होती है। और उसके साथ जो चटनी आती है वो ऑप्शनल होती हैं। क्या चटनियाँ ऑप्शनल होती हैं। उन चटनियों को बगैर तो मजा अच्छा, ही नहीं मुझे है। मेरा एक और भी एक बहुत काम कर- मासूमाना सवाल है, क्या लड्डू पीठी में जो लड्डू होते हैं वो क्या एक प्लेट में एक मिलते हैं या बहुत सारे मिलते हैं? 2 भी डलवा सकते हैं, लेकिन तीसरा मैंने तो एक डलवाएंगे टाइम में तो 5 खा ओवरफ्लो हो लिया। जाएगा। नहीं, मैंने एक टाइम में 5। अच्छा देखिए, मैं आपको ना, अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम अमन के पास चलते हैं, जी। वो हमें लड्डू पीठी के बारे में तमाम तफसीलात बताएंगी। पहले हम ये रिपोर्ट देखते पहले हैं, अमन अमन से के पास चलते हैं, फिर जानते वापस हैं, आते हैं, exactly. फिर मैं आपको discuss बताऊंगा करते कि इसको खाते कैसे हैं। ओके, डन ओवर टू यू अमन। जमील, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाहौरियों की जो फेवरेट स्ट्रीट फूड है उसके अंदर लड्डू पीठी भी शामिल है, जिसके अंदर गोल्डन और ब्राउनिश कलर के लड्डू होते हैं, जिसको मुख्तलिफ किस्म की चटनियों के साथ और साथ ही साथ मूली के साथ खाया जाता है। और अगर जो लड्डू हैं वो गर्मा गर्म ना हो तो मूलियों और चटनियों का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से जो मज़ा जो है वो गरम गरम लड्डू ही दुबाला करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केनाल रोड के ऊपर, जहाँ पर एक लड्डू पीठी वाले हैं, तो आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि लड्डू पीठी किस तरह से बनती है और यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि वो इसको कितना पसंद करते हैं। आप इस टाइम लड्डू पीठी खा रहे हैं, तो मुझे बताएं कि इसका जायका कैसा है और जो मतलब टेस्ट है बाकियों से डिफरेंट है या अच्छा है? इनका जायका, इनका टेस्ट बाकियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सबसे अच्छी बात है कि इनकी साफ़ सुथराई सफाई किसी में भी ऐसी नहीं है जैसी इनकी है। खाने से ताल्लुक़ नहीं होता कि खाने के टाइम हो या शाम में, मतलब जिस तरह हम चाय के साथ या वगैरह स्नैक वगैरह खाते हैं, तो ये नहीं है कि खाना भी खाया और नहीं भी खाया हो, लेकिन जब भी गुजरना है तो ज़रूर लड्डू पीठी जो है वो सौगात है कि वो खानी। ये डिपेंड करता है, अगर भूख ज़्यादा लगी हुई है तो रुक जाते हैं। वैसे भी ये ऐसी चीज़ है कि जो स्नैक के तौर पे भी ली जा सकती है। टाइम का कोई इतना इशू नहीं है, जब भी बंदा गुजर रहा हो तो ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है और इसलिए हम रुक जाते हैं यहाँ पे। जी भाई, वैसे आप बहुत बिजी लग रहे हैं, लेकिन चलो मुझे बताइएगा कि जो लड्डू पीठी है इसका क्या राज है कि लोग बहुत शौक से खाते हैं और किस तरह बनती है ये? भाई जी, ये प्योर चने अपना नगीना की दाल होती है और सच्चे मोती की हम दाल इस्तेमाल करते हैं। बात ये है, अपना जो चीज़ कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी है खाने के लिए और अच्छी क्वालिटी के साथ होना चाहिए। तो ये जो लड्डू हैं ये आप अभी फ्रेश बना रहे हैं, तो इसके मिक्सचर को पहले रखना पड़ता है या फिर मतलब कि फ्रेश बनाकर साथ ही आप फ्राई कर सकते हैं? हम जो चने की दाल होती है ना, इसको कम से कम सोडा और नमक लगा के कम से कम 5-7 मिनट रेस्ट देनी चाहिए और उसके बाद जाके ये क्रिस्पी लड्डू बनेगा। ठीक है, और इमरजेंसी निकालोगे तो उसका बहुत नाजुक और नरम लड्डू रहेगा, जैसे हम कच्चा खा रहे हैं इसको। और इसके साथ जो मूलियाँ हैं और चटनी की क्या ख़ास बात है? कौन कौन सी चटनियाँ जो हैं इसमें डलती हैं? और मतलब कि वैसे मीठी जो आलू बुखारी की होती है या उसके अलावा भी कोई चटनियाँ जो हैं इसमें शामिल? हमारे पास खरमानी की चटनी है और खरमानी की चटनी में हम चीनी डालते हैं और इसके अंदर हमने इमली डालते हैं और जो पुदीना और नमक अपना जो नमकीन है हम उसके अंदर पुदीना और धनिया डालते हैं। और ये प्लेट जो है कितने की है? जो सिंगल दे रहे हैं वो तो अपना 60 की दे रहे हैं और जो डबल है जो 100 की दे रहे हैं। कितनी पसंद है आपको यहाँ की लड्डू पीठी कि आप मतलब कहीं पे भी अगर आपको भूख लगे आप रुकें तो खाते हैं या फिर स्पेशल यहीं से खाते हैं? नहीं, यहीं से खाता हूँ, इनका ज़रा टेस्ट अच्छा है और माशाल्लाह से लड्डू भी बड़ा है इनका, बाकी साइज़ में दूसरों के पास छोटा है। और टेस्ट और क्वालिटी मतलब हाइजीन जो है वो बेहतरीन है, बेहतरीन क्वालिटी है। अच्छा, और ये मैं ख्याल है उसमें डालडा ऑयल में बना रहे हैं ये, तो ये सबसे अच्छा है ये इनका। बहुत शुक्रिया, आप अपनी लड्डू पीठी इंजॉय करें। जैसा कि हमने यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से बात की और उन्होंने बताया हमें कि लड्डू पीठी जो है सबसे ज़्यादा हम यहाँ से इसलिए खाते हैं क्योंकि ये हाइजीनिक है और इसके साथ ही साथ जो है इनकी क्वालिटी बाकी जगहों से बहुत ज़्यादा बेहतर है और लोग मतलब मौसम नाम भी हो जो है लड्डू पीठी को एंजॉय करें। यहाँ पर हमने जो लड्डू पीठी बना रहे हैं उनसे भी बात की और उन्होंने बताया कि मतलब किस तरह से लड्डू पीठी बनती है, तो इसकी खुशबू जो है इस वक्त इतनी अच्छी लग रही है कि आपसे बात करने के बाद मैं भी लड्डू पीठी ही खाने वाली हूँ। ठीक है अमन, आप लड्डू पीठी खाएं और मैं भी किसी दिन कोशिश करूंगा कि ये वाली लड्डू पीठी खाऊं, क्योंकि ये मैंने नहीं खाई हुई। ये नहर रास्ते में आती है रास्ते में, हमारे मैं जाते हुए रोज देखती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ आज ट्राई करें। अच्छा, अब आपको मैं इसको खाने का तरीका बताता हूँ जी। आप पूछ रही थी ना कि एक प्लेट में एक आती है, 2 आती है। पहले तो अपने नाज़रीन को सॉरी क्या हुआ?
वो ना अक्सर ऐसा होता है कि कुछ सुन के ना आपके अल्फाज खराब हो जाते हैं कुछ ऐसी बातें। जी, पहले तो हम अपने नाज़रीन को ये बताते हैं कि महंगाई हो गई है, तो जो 40 रुपए की लड्डू पीठी थी वो अब 60 की कर दी है, तो अगर 2 एक प्लेट में लेंगे तो वो 100 की होगी है, पहले 80 की थी। अच्छा, 80 से 100 की होगी। ओके, ठीक है। अब आपने इसको खाना कैसे है? कैसे? लड्डू पीठी जो है अगर एक एक करके खाएंगी ना जी, तब ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, उसकी रीजन है क्योंकि जब वो सैलेड और चटनी के साथ मिक्स करके खाने का मजा आता है, तो अक्सर क्या होता है कि सैलेड और चटनी पहले खत्म हो जाती है, ठीक है, तो वो आप रिफिल भी करवा सकते हैं। ओ, तो क्या वो सैलेड और चटनी कम डाल के देते हैं? कम नहीं डाल के देते, वो प्लेट भर जाती है ना, बाउल है या प्लेट है, तो जब भर जाती है तो एक्स्ट्रा तो नहीं डाल सकते ना, ठीक है। तो जब आप उसको खाना शुरू करते हैं तो लड्डू जब आधा बच जाता है, फिर आप सैलेड और चटनी और डलवाते हैं, ठीक है, फिर मजा आता है उसके खाने। अच्छा, वैसे जमील ये जो खुबानी की चटनी है ना लड्डू पीठी में, अगर मैं मूलियों को वो कर दूं, मूली को उसमें से एक्सक्लूड कर दूं कि मुझे मूली का उसमें कोई समझ नहीं आएगा। अच्छा, आप देखिए इसके सैलेड में, इसके सैलेड की खास बात तो यही है कि इसमें हाँ ये सैलेड में प्याज या खीरा बाकी चीजें नहीं है, बेसिकली इसका जो टेस्ट बनता है इसी से बना है। यस, इसका टेस्ट ही मूली के सैलेड से बनता है। अच्छा, मुझे वैसे मैंने मूली जब उसके ऊपर डाल के भी दी तो मैंने वो खाई नहीं, मैंने वो मीठी चटनी के साथ और जो बाकी दूसरी चटनी थी तो ज्यादा मजे की लगी, लेकिन लड्डू का गर्मा गर्म होना बहुत जरूरी है। ये मैंने पूरा मजा नहीं लिया आपने इस इसका। आई एम गोना ईट इट आज जाते हुए आई एम गोना ईट इट अगेन। यस, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ गरम का सीन कि जो गरम होती है वो उन्होंने एक तवा रखा होता है, छोटी सी तवी रखी होती है, उस पे रखी होती है, लड्डू रखा होता है उन्होंने, तो वो गरम रहता है। ओके, एक होता है जो फ्रेश निकल रहा होता है, तो अब जो दिखाया नहीं जाता वो सेव कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, जो हमने अभी दिखाया भी अपने नाज़रीन को, तो वो जो फ्रेश जब निकलेगा ना वो आप खाएंगी तो उसका और रिच टेस्ट होगा। आई थिंक मैंने वही खाया था क्योंकि उसमें से धुआं निकल रहा था, वो आई डोंट नो। अच्छा, उसकी मैं आपको निशानी बता देता हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा दुनिया में जमील तो ना मुझे लगता है रेस्टोरेंट बनाने के बाद खुद भी एक शेफ बन चुके हैं। जी जमील, उसकी निशानी बताता हूँ। जिसका आउटर क्रस्ट थोड़ा क्रिस्पी होगा, ठीक है, इसका मतलब वो पहले से बनी हुई पड़ी है, होगी वो गर्म, धुएं निकल रहे होंगे, लेकिन जो बिल्कुल सॉफ्ट होगी वो अभी अभी कढ़ाई में से निकली है। अच्छा, मतलब जो सॉफ्ट एंड थोड़ी सी सॉगी सी होगी, वो उसका मतलब है कि वो अभी कढ़ाई में से निकली है। और जो थोड़ी क्रिस्पी हो चुकी होगी वो तवे पे पड़ी हुई थी, एक साइड से होगी, यानी इधर से होगी या इधर से होगी, तो वो उस साइड से तवे पे पड़ी हुई। ओके, जिस साइड से क्रिस्पी होगी उस साइड पे तवे पे पड़ी हुई। ठीक है, अब मैं ये खाते हुए इस चीज का बहुत ख्याल रखूंगी आज जाते हुए, लेकिन मैं खाऊंगी इंशाल्लाह। जरूर, मैं खुद यही सोच रहा हूँ कि आज लड्डू पीठी का नाश्ता करना है। लड्डू पीठी का नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन जमील जो हालात है मुझे लगता है अब आगे बढ़ना चाहिए। जी प्रोड्यूसर साहब, अब आगे क्या है? प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं 100 रुपए की होगी, मैं रोज वापसी में जाते हुए खाता था 80 रुपए की आती थी, अब 100 रुपए भरने पड़ेंगे। हाँ जी। अच्छा जनाब, राशिद मिन्हास का जिक्र करते हैं, आज उनका बर्थडे है। जवां उम्री में मुल्क कौम पर अपनी जान निछावर करने वाले फ्लाइंग ऑफिसर राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। 17 साल की उम्र में पाक फजाइया में शमूलियत इख्तियार की। और जी बात करते हैं फैज़ फेस्टिवल की। अदबी फेस्टिवल्स का इनकाद हमेशा अदब से मोहब्बत करने वालों के लिए बहार जैसा होता है, और फरवरी के खूबसूरत मौसम में फैज़ फेस्टिवल का इनकाद भी बहार की ताज़ा हवा का झोंका है। और अगर इसकी बात करें तो ये 17, 18, 19 फरवरी को अलहमरा में ये फेस्टिवल जो है मुनक्किद होने जा रहा है, और बहुत सारे लोग इसमें जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया से भी इस दफ़ा गेस्ट जो हैं वो आ रहे हैं। जावेद अख्तर साहब की भी जो है ना वो खबर आ रही है कि वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं फैज़ फेस्टिवल के लिए, और ये 8वां फैज़ फेस्टिवल है। हर साल 7वां 7th फेस्टिवल है, और हर साल ये मुनक्किद कराया जाता है, और बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। जिनका जो है ना पोएटिक मुझे लगता है जिन लोगों को दिलचस्पी होती है पोएट्री से, इसमें दास्तान गोई होगी, इसमें प्लेज होंगे, थिएटर्स होंगे, इसमें अदबी मुशायरा होगा, और इवन डांसेस होंगे, रक्स होंगे, और आपको हम जिस तरह म्यूजिक होगा, म्यूजिक से लगाव है जिन लोगों को, बिल्कुल। और मुख्तलिफ इसके टाइम्स हैं, और 3 दिन ये फैज़ फेस्टिवल जारी रहेगा। मुझे तो बहुत पसंद है, और लोगों को इंतजार होता है कि फैज़ फेस्टिवल जो है उसकी डेट्स आए और हम प्लान करें किस दिन जाकर। ये देखें
ढोल की तरंग होगी। एग्जैक्टली, ठीक है, तो सर्कल एंड सो बिल्कुल। मेनी अदर एक्टिविटीज। अच्छा, जब मैं अपने लिटरेचर की स्टूडेंट थी, किनेड में होती थी, तो हमारी ये एक असाइनमेंट होती थी कि जब फेस्टिवल होता था हमें जाके उसको अटेंड करना होता था। वहाँ पर जो भी हम सेशंस अटेंड करते थे, फिर हमें आके उस पर प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार करनी होती थी, और हमें जो है ना वो बेचैनी से इंतजार होता था कि कब फेस्टिवल होगा और हम लोग जाएंगे, उसको अटेंड करेंगे, परफॉर्मेंसेज एंजॉय करेंगे, पोएट्री से जो है ना मुस्तफीद होंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था। बहुत आर्टिस्ट आते थे, और कराची से भी इस दफ़ा बहुत सारे हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं इसमें शिरकत करने के लिए। तो एक बहुत मेगा लेवल पे ये इवेंट होता है, और लोगों को इसका इंतज़ार इसलिए भी होता है कि जो लोग लिटरेचर से, जो लोग आर्ट से, हमारे कल्चर से, हिस्ट्री से लगाव रखते हैं, मौसीकी से लगाव रखते हैं, वो बहुत शौक से इसको अटेंड करते हैं। अपने ट्रेडिशंस को, रस्मों रिवायात को, इन चीज़ों को जिंदा रखने का एक ये बहुत अच्छा बहाना है। और आपको अदब से लगाव जिन लोगों का होता है वो इसको एक तो बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा, दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, और इस पूरे इवेंट का मुनक्किद होना, बेसिकली मुझे ये लगता है कि ये मजीद इन सलाहियतों को पॉलिश करने का भी एक बहुत बड़ा जरिया होता है। बिल्कुल, और नौजवानों का एक इंटरेस्ट पैदा होता है। एब्सोल्युटली। और हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ज़िया मोहिउद्दीन साहब और अमजद इस्लाम अमजद को ट्रिब्यूट भी पेश किया जाएगा इन 3 दिनों का जो और ये पूरा प्लान है इसमें फेस्टिवल में। बिल्कुल जी। और जिस तरह जमील आपने कहा कि नौजवानों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस तरह के फेस्टिवल से, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को ज़रूर जाना चाहिए। वो तमाम तालिब इल्म जो अभी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में है, कॉलेजेस में है, स्कूल्स में हैं, और किसी भी मुझे लगता है फील्ड से उनका ताल्लुक है, ज़रूरी नहीं स्टूडेंट्स, लेकिन क्योंकि वो यंग है और हमारी यूथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको पता होना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा लिटरेचर क्या है। हमारा लिटरेचर इतना रिच है, हमारी पोएट्री इतनी रिच है, हमारे पास इतना कुछ है पढ़ने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, तो क्यों नहीं हमें भी जाना चाहिए। और ना सिर्फ ये पाकिस्तान, ये बेसिकली सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है। एग्जैक्टली। तो इसलिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और जावेद अख्तर साहब भी आ रहे हैं ना? जावेद अख्तर साहब भी आ रहे हैं, बिल्कुल जी। सोशल मीडिया पर भी और कुछ मैंने बैनर्स भी देखे हैं अभी ऑफिस आते हुए, कैनाल पे वो लगे हुए थे। तो जाइए फैज फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए, फैज हासिल कीजिए। हमारी भी पूरी कोशिश होगी फैज हासिल कीजिए। यस, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस इवेंट को किसी ना किसी एक दिन जाकर ज्वाइन करें या फिर कवर करें और आप लोगों तक पहुंचाएं कि इस फेस्टिवल में क्या एक्टिविटीज हुई, कौन कौन आए, किस किस ने शिरकत की और क्या सीखा लोगों ने। तफसील से बताएंगे आपको जरूर। इस पे हम जो है पूरा प्लान कर रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब। आप 10 बजे की हेडलाइंस देखिए, फिर वापस आए, इस शो को आगे बढ़ाएंगे। बहुत से मजीद टॉपिक्स हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं, डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान सुबह की हर बात। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान सुबह की हर बात। और अब हम बात करेंगे मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की कीमतों में इजाफे की। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल ये तस्वर किया जाता है कि जी जो मिडिल क्लास है या फिर निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की सवारी उसको कहा जाता है। और अक्सर शहरों में, देहातों में अगर हम बात करें मरबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गैर मौजूदगी में मोटरसाइकिलें ही जो हैं वो आमदोरफ्त का वाहिद मौसर और सस्ता ज़रिया हैं। लेकिन अब अगर मोटरसाइकिलों की कीमतों की भी बात करें तो उसमें बेतहाशा इजाफा जो है वो हो चुका है। गरीब आवाम की पहुंच से अब मोटरसाइकिल भी दूर है। अगर मोटरसाइकिलों की कीमतों की बात करें हालिया इजाफे के बाद, तो अब होंडा CD70 की जो प्राइस है वो 1,37,900 रुपीज़ है। अगर होंडा CD70 ड्रीम की बात करें तो 1,47,500 और CG125 की अगर बात करें तो 2,43,900 रुपीज़, विच इज़ लाइक वे टू मच। यस, आप देखिए कि 70cc जो बाइक है वो 1.5 लाख पे कीमत पहुंच चुकी है, और 125 जो बाइक है उसकी तकरीबन 2.5 लाख पे कीमत पहुंच चुकी है। सेम इज़ द केस विद गाड़ियाँ, क्योंकि गाड़ियों की कीमतें अब हालिया इजाफे के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और 660 सीसी की गाड़ी भी 2.5 मिलियन तक मिल रही है। 1500 सीसी तक की गाड़ी 5 मिलियन प्लस हो चुकी है। तो इसी सारे मामले पर बात करते हैं। सुनील मंच साहब हमारे साथ हैं। सुनील मंच साहब जब भी सोशल मीडिया पर भी बात करते हैं तो बड़े गौर से उनको सुना जाता है, उनको फॉलो किया जाता है, क्योंकि वो एक पूरा जो एक
आप कह लें कि डायसेक्शन करते हैं हर चीज़ का, एक अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा इसका? एनालिसिस के अलावा आप कह लें कि बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं और वो एक एक चीज़ खोल के आवाम के सामने रख देते हैं। तो ये हालिया इजाफे पर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। एक तरफ बोझ ये पड़ रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, अपनी प्रोडक्शन वो बंद करी है, और दूसरी जानिब कीमतें भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। सुनील भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा, मैं खुद आपके व्लॉग्स बड़े शौक से देखता हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। आपसे बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ मैं फिर। थैंक यू। और जिस चीज़ का नहीं पता होता, फिर मैं जब लोगों में बैठ के शौकी से बता रहा होता हूँ तो वो लगते हैं, वो सोचते हैं बड़ा इन्फॉर्मेशन है इसके बाद, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ली होती है मैंने। अरे वाह, व्हाट अ कन्फेशन। वेरी मच। मकसद यही होता है जी, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री जो उसको खत्म किया जाए, लोगों को बताया जाए। हाँ यस। हालिया कीमतों में इजाफे पर क्या कहेंगे आप? मोटरसाइकिल हो या गाड़ियाँ हो, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जो सूरत हाल चल रही है, मतलब पाक रुपये की जो करेंसी डिवैल्यूएशन है, वो गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, मोबाइल फोन्स हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो कि आपकी इंपोर्ट बेस्ड होगी उसको इम्पैक्ट करेगा। और पिछले तकरीबन 3-4 महीने में करेंसी डिवैल्यूएशन के फॉर्म में अगर आप देखें तो 30-40% डिवैल्यू कर गए हम। मतलब अभी अगर आप देखें तो कल ये बात थी कि 200 रुपए के डॉलर पे लोग परेशान थे, आज 270 का है, आने वाले थोड़े दिनों में 300 का भी हो जाएगा। तो वो मैं बता रहा हूँ कि जो ट्रैजेक्टरी जा रही है डॉलर की फ्लाइट की, उसकी वजह से तमाम चीज़ें जो इंपोर्ट बेस्ड हैं उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जितने आपकी इनपुट है वो सारी सीकेडी किट्स बाहर से आती हैं, उसके अंदर जो चीज़ लोकलाइजेशन भी है उसके लिए भी मटेरियल्स जो है, मेटल शीट है, वो सब इंपोर्ट होता है। तो हेंस वो प्राइस जो है उस लिहाज से ओवर द रूफ है। लोकलाइजेशन का आपने जिक्र किया, तो लोकलाइजेशन में क्या हम बिल्कुल भी हम कुछ भी नहीं बना रहे, और अगर बनाते हैं क्या तो वो बहुत महंगा पड़ता है? देखिए, लोकलाइजेशन में हम लोग कर रहे हैं अगर हम मैक्सिमम लोकलाइजेशन की बात करें किसी भी लोकल गाड़ी की, तो मेरा ख्याल है 60% तक जो है कि कई एक मॉडल हैं जो 60% तक लोकलाइज्ड है। बट आपको समझना पड़ेगा उन लोकलाइजेशन के अंदर भी, फर्ज करें अगर आप जो है डैशबोर्ड या प्लास्टिक पार्ट्स पाकिस्तान में बनाते हैं तो उसके लिए जो रेजन आता है प्लास्टिक का वो बाहर से आता है। अगर आप गाड़ी की मेटल शीट को मोल्ड यहाँ करते हैं तो मेटल शीट यहाँ पे नहीं बनती, वो बाहर से आती है। तो ये तमाम चीज़ें जो इम्पोर्ट बेस्ड है और वो डॉलर पे जो है डिपेंडेंट है। जी अच्छा सुनील साहब, अब अगर हम बात करें हमसाया मुल्क की, तो वहाँ पर गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की कीमतें जो हैं वो कदरे कम हैं पाकिस्तान की बनिस्बत। आप ये बताइएगा, उसकी बड़ी वजह शायद लोकलाइजेशन भी है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कब तक ये खुद कफील होगा, कब ये अपनी मोटरसाइकिल और ये चीज़ें बनाने के काबिल हो जाएगा? फिर ऑटोमोबाइल्स की अगर बात करें तो आपको एक्चुअल जवाब चाहिए कि सियासी जवाब चाहिए? मुझे एक्चुअल जवाब चाहिए। कभी नहीं होगा। रीजन बीइंग ये है कि आपके यहाँ पे जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी जिगजैग और सीसॉ पॉलिसीज हैं। अगर आपने हमसाया मुल्क की एग्जांपल दी, लेट 90s में हम लोग देखते थे एंड द ओनली इंटरेक्शन वी हैड विद दैट कंट्री वाज उनकी मूवीज में हम देखते थे। उनके पास 2-3 गाड़ियां होती थी, एक प्रेसिडेंशियल कार, उनकी अपनी मारुति होती थी। देन दे क्लोज्ड अप फॉर द वर्ल्ड। उन्होंने कहा जी जो बनेगा इंडिया में बनेगा। हमारे मुल्क में अगर आप 92 में लोकल गाड़ियों की प्रोडक्शन शुरू हुई थी, लेकिन हर 2 साल में पॉलिसी चेंज होती है। कभी आप कहते हैं जी इंपोर्टेड गाड़ी 5 साल की खोल दें, फिर 7 साल की खोल दें। मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने 10 साल की खोल दी, फिर पता लगा जी 2 साल 3 साल। इट्स अ सीसॉ। सो लोकल मैन्युफैक्चरर को एलिबाई देते रहे, आप उनको एक बहाना देते रहे कि वो इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट है। तो पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री ऐसा इन्फेंट है जो ग्रो नहीं कर रहा, बिकॉज आप जब वो चलने लगता है आप उसका वॉकर खींच लेते हैं, फिर वो चलने लगता है आप उसका वॉकर खींच लेते हैं। एंड दैट हैज बीन हैपनिंग फॉर ओवर द इयर्स until 2016 में पहली आपकी कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई थी, जिस बात से अगर आप देखें जो है अपने पैर पे खड़ा होना शुरू हुई। बट किस्मत की बात ये आप देख लें 2019 के अंदर कोविड आ गया, 2 साल इनको वो मार पड़ी। और अब जो सूरत हाल है जिसमें तो अभी इंपोर्ट हमारे पास मुल्क में प्याज और टमाटर क्लियर कराने के पैसे नहीं, एलसी खोलने के पैसे लास्ट प्रायोरिटी होगी। जैसे गाड़ी प्रोडक्शन नहीं है, जब प्रोडक्शन नहीं है तो वो प्राइसेस इतनी इंक्रीज किए जा रहे हैं कि मतलब अगर वही बात है, अगर आपके पास हैं 4 यूनिट बेचने को तो माइट एज वेल मेक मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो वो हो रहा है मार्केट में भी। अभी आप पूछ रहे थे कि वहां पे प्राइसेस कम क्यों हैं। 2 चीजें हैं, एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर कि जितने आप यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे आपकी कॉस्ट उतनी कम आएगी। उनकी इकोनॉमी जो है वो 1 अरब लोगों की इकोनॉमी है, उनकी जो ऑटो इंडस्ट्री की डिमांड है वो हमसे 10 गुना ज्यादा है। लेट्स से अगर मैंने और आपने एक मारुति प्रोड्यूस करनी है, हमने 10 यूनिट बनाने हैं, उन्होंने 1000 बनाने हैं, तो बम्पर की प्राइस, दरवाजों की प्राइस, डैश की प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो उनकी बहुत कम है। तो एक तो वो है, दूसरा उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, तीसरा उन्होंने लोकलाइजेशन कर ली है।
हम लोग सिर्फ नारों के ऊपर रहे हैं, हम लोगों ने जितनी लोकलाइजेशन की है वो फेसबुक के ऊपर है, हम लोगों ने तरक्की भी फेसबुक पे की है। एक्चुअलाइजेशन जो है ना उसकी सही कह रहे हैं आप, कन्वर्ट करना इंडस्ट्री में वो नहीं। सही कह रही है आप, इसीलिए मैंने आपसे क्लियरली पूछा था सच्चा जो बिल्कुल बिल्कुल, या हम नारों पे रहे हैं या फिर हम लारों पे रहे हैं, यही सूरत हाल है हमारे मुल्क की। अच्छा, कुव्वत खरीद लोगों की एक तो कम हुई, आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कुव्वत खरीद कम होने की वजह से गाड़ियां बिक नहीं रही थी तो अंडर इनवॉइस बिक रही थी। उसके बाद हमने देखा कि अचानक से ये 14 फरवरी पे प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं और कंपनीज की जानिब से। अच्छा, ये वही कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले महीने खबरें ये आ रही थी कि शायद वो अपनी 50% प्रोडक्शन बंद कर रही हैं, कुछ कंपनीज ऐसी जो पाकिस्तान से बंद हो रही हैं और साथ ही फिर हाई प्राइसेस भी कर दी गई। तो ये मामला है क्या? बेसिकली लोगों के पास पैसा है जो अब वो खरीदारी दोबारा बढ़ गई है तो कीमतें बढ़ गई हैं, या फिर रीज़न ये है कि लोगों की कीमतें खरीद कम होने की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नुकसान भी हो रहा है? देखिए, इट्स एक्चुअली अदर वे अराउंड। लोगों के अंदर कुव्वत खरीद नहीं है तो बड़ी कंफर्म बात है। उसका टेस्टिमनी ये है कि हम मार्केट में चले जाएं, कोई भी गाड़ी जो आज उसकी रैक प्राइस है उससे नीचे अवेलेबल है। दिस शोज यू कि ऑन के बजाय ऑफ की मार्केट बढ़ी है। हैविंग सेड दैट, उसके बाद ही जो भी आप बता रहे हैं कि फ्री में जो प्राइसेस बढ़ी हैं, काफी कंपनियों ने 3 दफा बढ़ाई है पिछले 1 महीने में। रीजन ये कि सामान उनके पास है नहीं, सेल भी कोई नहीं है, तो अगर 3-4 यूनिट हैं वो देयर माइट सेलिंग एट हायर प्राइस, वो भी लेने वाला कोई नहीं है। और ऑटो इंडस्ट्री बिल्कुल परेशानी का शिकार है, बहरान का शिकार है। अगर आप बात करें, आई एम नॉट श्योर इफ वी कैन टेक नेम्स, तो सुजुकी ने इस साल में अभी तक कोई गाड़ी प्रोड्यूस ही नहीं की, उनका प्लांट चला ही नहीं है बिकॉज दे डोंट हैव एनी सीकेडी टू प्रोड्यूस देयर कार। सिमिलरली टोयोटा के भी क्लोजर्स हैं, होंडा के भी हैं। तो ऑटो इंडस्ट्री तो परेशानी का शिकार है। और अगेन उसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, जितनी लोकलाइजेशन करेंगे उतना डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी। जो लोकलाइजेशन ज्यादा करेगा वो सरवाइव करेगा, अदरवाइज जो नहीं करेगा दिल हैव टू एग्जिट द मार्केट। बिकॉज देखिए, मैं और आप, कोई भी एक आम आदमी है, उसकी कुव्वत खरीद बड़ी नहीं है, हमारी इनकम बड़ी नहीं है। वी डोंट अर्न इन डॉलर्स, वी अर्न इन रुपीज। एम्प्लॉयर हमारी तनख्वाह जो है इतनी नहीं बढ़ा रहा है जितना डॉलर बढ़ गया। वो कहता है भाई तुम पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तानी तनख्वाह लो। तो मेरी आपकी तनख्वाह बड़ी नहीं, कुव्वत खरीद बढ़ नहीं सकती, नीचे जाएगी। अच्छा सुनील मंच साहब, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कुछ पैसे उनके पास होते हैं और इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि एकदम से वो गाड़ी ले लें, तो क्या मशवरा उनको देना चाहेंगे कि क्या वो कोई सेकंड हैंड गाड़ी ले लें या फिर बैंक से कोई इंस्टॉलमेंट प्लान पर वो गाड़ी ले लें, या इंतजार करें कि गाड़ियों की कीमतें नीचे आएंगी? एग्जैक्टली। बैंक का मैं इसलिए एडवाइज नहीं करता कि जिस तरह आपके काइबोर बढ़ रहा है तो उस तरह जो आपकी पेमेंट का जो है ना डेट का बर्डन वो भी बढ़ता जा रहा है। तो बहुत से लोग जिन्होंने लेट्स से एक आम सुजुकी गाड़ी लीज कराई हुई थी और उसकी 30,000 किस्त थी, इस साल काइबर रिवीजन के बाद वो किस्त तकरीबन 45,000 पहुंच गई, विच इज 50% इंक्रीज इन द इंस्टॉलमेंट। तो लोगों की वो जेब में नहीं आएगा। मेरा मशवरा हर एक को ये होता है कि जो भी गाड़ी लेनी है, हमेशा होता ही है कि अगर मेरे पास ऑल्टो के पैसे हैं तो मैं कल्टस लेने जा रहा हूँ, मेरे पास कल्टस के पैसे हैं तो मैं उससे ऊपर की गाड़ी लेना चाहता हूँ। वील हैव टू रिवाइज आवर लाइफ स्टैंडर्ड्स और हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जेब में क्या चीज आती है और वेट ना करें। देखिए, गाड़ी जिस दिन ले लेंगे उस दिन सस्ती है, उससे अगले दिन और महंगी है। मैं आपको गलत बात करूंगा जी कल सस्ती हो जाएगी, परसों सस्ती हो जाएगी, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू, एंड इफ यू आर गोइंग टू सेव इट, जब आप सेव करेंगे, मैं बड़ी हर एक दोस्त को एग्जांपल देता हूँ कि एक BMW का बाइक है, मैं उसके लिए पैसे सेव कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। मैं जब सेव करता हूँ वो और महंगा हो जाता है, मैं जब सेव करता हूँ एंड आई एंड अप बाइंग समथिंग एल्स। तो ऑन अ लाइटर नोट मैं बड़ा क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि जिसने जो गाड़ी लेनी है वो जिस दिन उसकी जेब में जो आता है वो ले ले। एंड सिमिलरली जिस तरह बात आप करते हैं मोटरसाइकिल्स की, अब तो मेरा ख्याल है एक आम आदमी जो है, मुतवस्सित तबके का आदमी, तो मोटरसाइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकता ब्रांड। यस। अच्छा सुनील साहब, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत डिबेटेबल है, क्योंकि मैं हमेशा अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस मामले में कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि रोड्स पे रश कम हो ताकि और हमारे रिसोर्सेज भी बचें। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई ऐसा जाल ही नहीं है, आप कंफर्टेबल ही नहीं है, और ये लाहौर वही है जिसमें अगर आप 2010 से पहले देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी बेहतर थी, अच्छी थी, लोग कंफर्टेबली सफ़र भी कर लेते थे। लेकिन बाय द टाइम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो बनाए गए, आपके ख्याल में क्या वो प्रोजेक्ट्स आबादी के लिहाज से मीट कर रहे हैं कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें? देखिए, मैं आपसे इससे ज्यादा एग्री नहीं कर सकता। आई कांट एग्री मोर। मेरे ख्याल से द ओनली सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और उसके फिर वो बेहतर है, सियासी नारों और लारों की बात है तो अपोजिशन पार्टियां कहती हैं कि ये जंगला बस बना दी, फिर भी बनाते हैं, फिर जब दूसरी तरफ बनती है तो लोग अगर, मैं तो सिंपल ये कहता हूँ, अगर आपने सप्लाई डिमांड देखनी है, आज आप मेट्रो बस पे जाके देख लें, आपको वहाँ पे जो है ना खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। दिस मीन्स
देयर इज एन एक्सेस डिमांड ऑफ दीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और गवर्नमेंट को मजीद करनी चाहिए। बिकॉज देखें, एक ही स्कूल में बच्चे जा रहे होते हैं, एक ही गली से जा रहे होते हैं, 20 गाड़ियां निकलती हैं, फ्यूल भी डलता है, सड़क पे रश भी बढ़ता है और आपकी टाइम भी बढ़ता है। अगर आप इन सबको कम करना चाहते हैं, अपने फ्यूल इंपोर्ट के बिल को कम करना चाहते हैं, द ओनली सोल्यूशन इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और मेरे ख्याल से उनको शुरू इस तरह कर सकते हैं कि आप स्कूल से शुरू करें। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि स्कूलों का रश अगर गार्डील कर ले तो आप सड़क पे आधा रश कम कर लेंगे। Exactly. हर स्कूल के लिए बस स्कूल है, उसके लिए सस्ती बस हो, जो महंगा है वो महंगी बस हो, एंड नो चाइल्ड शुड बी अलाउड टू कम ऑन कार। बात खत्म होगी, सड़क पे रश भी कम होगा, आपका फ्यूल बिल भी कम होगा और आपके मसाइल भी हल होंगे। बट वो करता कोई नहीं है, बिकॉज जिन्होंने बनाने ये रूल, उनके अपने बच्चे गाड़ियों के पीछे, गाड़ियों की जो है ना 7-6 गाड़ियां लेके जाते हैं, तो उनको ये अफोर्ड नहीं होता कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हैं। लेकिन फिर ये इस कंपटीशन को कैसे खत्म करें हम अपने मुआशरे में सुनील मान साहब के? ये तो बच्चों में बड़ा कंपटीशन हो रहा होता है कि मैं फलां गाड़ी पे आया, मैं फलां गाड़ी पे आया, और फिर आपने गाड़ियों का जिक्र किया, उसमें प्रोटोकॉल वाली गाड़ियां भी आ रही होती हैं। सर हमारी अब बिगिनिंग में जब ये शैलोनिज्म खत्म हो जाएगी कि हम लोग ये सेल्फी कल्चर से बाहर आ जाएंगे कि हम किसी गाड़ी के साथ तस्वीर खींचेंगे और अगर मेरे साथ 6 गाड़ियां जा रही हैं तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। जब हम इंसान को उसके कंटेंट के ऊपर परखेंगे तब होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक दिस थिंग हैज गॉन आउट ऑफ आवर सोसाइटी फॉर द इयर्स एंड इट विल take at least a decade and so to start somewhere. अभी मसला ये कि अनफॉर्चुनेटली जरा आप कह रहे हैं कि स्टेटस सिंबल ये बन गया है, बट ये भी हमारे पंजाब में आप कराची या इधर जाएं तो उधर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ठीक हो गया। जाते जाते मैं बस एक सवाल आपसे क्विकली पूछना चाहूंगा सुनील बंस साहब के, कल जो है वो एफबीआर ने 1.6 बिलियन की लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है और शमरी इरसाल कर दी गई है। मईशत की सूरत हाल भी आपके सामने है और अब एफबीआर जो है वो बेसिकली, और ये गाड़ियां इसलिए खरीदी जा रही है ताकि वो अपना दायरा कार वसी करें, टैक्स दहिंदगान के लिए वो गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, इलाका वाइज वो दी जाएंगी। बड़ी डिटेल है उसकी, आप देखेंगे तो यू विल बी शॉक्ड कि हम जब किफायतशारी की तरफ जाना चाहिए, ऐसे में हम जो है वो लग्जरी कार्स खरीदे जा रही है एफबीआर। क्या कमेंट करेंगे? जितने पब्लिक सर्वेंट है ना, तो हम उनके सर हैं। हमारे मुल्क में ऑस्टेरिटी ड्राइव भी चली हैं, बहाने भी किए गए, गाड़ियां भी मंगाई गई हैं, हेलीकॉप्टरों में सैरें भी हुई हैं। सो दैट विल बिकम अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। बट मेरे ख्याल से तो मैं तो इस तरह की जितनी भी स्पेंडिंग होती है ऑन टैक्स पेयर्स मनी, आई एम अगेंस्ट इट। सुनील मान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और बहुत अच्छी ये डिस्कशन रही। और चूंकि लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है इस वक्त मोटरसाइकिल और गाड़ी की प्राइस मार्केट में क्या चल रही है। अच्छा, एक फैक्ट और भी है कि इस टाइम जो सेकंड हैंड बाइक्स या गाड़ियां हैं उनकी कीमतें कंपैरेटिवली ज्यादा हैं, मुझे ये लगता है। अच्छा, आप देखें 1.5 लाख की बाइक है नई, ठीक है, तो आपको सेकंड हैंड भी 1.25 लाख तक की मिल रही है। तो आप थोड़ा सा कड़वा गुण बने अगर आपने नई बाइक लेंगे, बाकी आप नई बाइक लेंगे, इंस्टॉलमेंट में भी आई गेस मिलती होंगी बाइक, तो आप इंस्टॉलमेंट पे ले लें। लेकिन फिर वही बात कि एक गरीब इंसान फिर वो इंस्टॉलमेंट भरता है, फिर उस पे एक इंटरेस्ट जाता है। बैंक से ना लें आप जहां से ले रहे हैं, जिस शोरूम से बाइक ले रहे हैं, वो इतने क्रेडिबल ही नहीं है, वो इतने, और वो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंकों से ज्यादा है, फिर वो तंग भी करते हैं। ये बड़ा अच्छा जमील, बहुत सारे लोगों ने, जिस तरह ये सुनील साहब ने भी कहा और उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि आप जो जितने भी पैसे हैं अपने आप वसाइल को कम करें, अपने लाइफस्टाइल को देखें और जितनी चादर है उतने पाँव फैलाएं, आप वो गाड़ी लें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। सब बैंक पे लीज पे बहुत सारे लोग गाड़ियां निकलवा लेते हैं। अब चूंकि इंस्टॉलमेंट्स जो है ना वो ज्यादा हो जाती है, हाई इंस्टॉलमेंट हो गई है, बिल्कुल, तो लोग अब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जिन लोगों ने पहले वो गाड़ी ले ली और इंस्टॉलमेंट 30 से 40 हज़ार थी, अब वो कहीं 70 हज़ार पे पहुंच गई हैं। तो इस तरह की चीज मुझे भी ये लगता है, आई पर्सनली बिलीव कि आप वो करें जो आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे तो लगता है स्कूटीज ले लेनी चाहिए। स्कूटीज में नहीं, घोड़े ले लेने चाहिए। घोड़े ज्यादा महंगे पड़ते हैं। वो मैं सुबह मीम देख रही थी कि अब कुछ दिनों में हस्बैंड्स अपनी बीवियों को कह रहे होंगे कि बेगम साहिबा जल्दी से घोड़े पे आ जाओ, मैं जो है ना तैयार होके आ जाओ, मैं घोड़े पे बैठा हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि घोड़ा भी रखना अब तो बहुत महंगा शौक है। घोड़ा भी महंगा है, घोड़ा आता भी महंगा है, तो फिर क्या है, उसको पालना बड़ा महंगा है। स्कूटी सही है, बच्चे नहीं आ सकते, पूरा टब्बर अगर काम करते हैं। सुनील भाई बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे, मैं और हिना बहस करेंगे बेसिकली कि क्या खरीदना चाहिए, घोड़ा, स्कूटी, बाइक, रिक्शा, क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं, अच्छे शूज होने चाहिए और 11 नंबर पे सफर करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और आज दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पिरिट्स मनाया जा रहा है।
इंसानी रूह का आलमी दिन 17 फरवरी को मनाया जाता है और पॉइंट ऑफ लाइफ के माइकल ने 2003 में ये दिन शुरू किया ताकि लोगों को पुरअमन और तख्लीकी तौर पर ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए और इसे बामायनी जो है ना बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें की जाती हैं। और इस दिन जो है दुनिया भर के लोगों को अमन और आज़ादी के सही जज्बे को तलाश करने के लिए 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करने की तरगीब दी जाती है। ये जो खामोशी है और ना, जी इस खामोशी के पीछे बहुत बड़ी एक थ्योरी है। थ्योरी है, ये साइंस जो है रूह का proper। आलमी दिन मनाने का जो हम ये बात कर रहे हैं, बिफोर दैट कि हम किसी कंट्रोवर्शियल, किसी कॉन्स्पिरेसी, किसी ऐसी चीज़ में हम जाएं, हम वाजे करना चाहते हैं कि इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि दुनिया में अमन, आज़ादी और मोहब्बत, भाईचारा हो, ना कि नेगेटिविटी और लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ें हो। तो बेसिकली जहां हम बैनुल मज़ाहिब रवादारी की बात करते हैं कि दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं, हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, वहीं हम नस्लों की और रंगों की और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, कौमियत की बात करते हैं। वहीं बेसिकली इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करके आप अपनी रूह से बात करें और एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक है जमील उसका एहसास करें। और ये एक बहुत बेसिकली सॉरी कि आप अपनी रूह से बात करके अपने आप को ये समझाएं, पहचान जी, आप अपने आप को ये समझाएं कि आप दुनिया में आए हैं, कुछ अर्से बाद आपने यहाँ से चले जाना है। तो आप जितनी देर यहाँ पर रहें आप अमन मोहब्बत से रहें। अच्छा जमील, आपको नहीं लगता कि ये हमें रोज ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए? 5 मिनट के लिए हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, हमें अपनी रूह से बात करनी चाहिए। सुना ना, मुराकबे में जाना। जी 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 बिल्कुल, मुराकबे में जाना। अच्छा ठीक है, अब इस पे हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम मदीहा नूर साहिबा से इस पे सारी नहीं, मैं मुराकबे के बारे में बात नहीं करूंगी ज्यादा। मदीहा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए जरा, सोल का इंसानी जिस्म के साथ कनेक्शन और उस कनेक्शन में छुपी हुई क्या ऐसी चीजें हैं कि हम अपने आप को बदलने के लिए अपनी रूह से क्या बातें करें, या उससे हम क्या सीखें, या रूह हमारे से क्या सीखे? तो हमें ये सिखाया गया है कि हम इंसान हैं जिनके अंदर एक रूह है। और अगर हम लोग अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें और इस तरह से सोचें कि हम एक रूह हैं जिसकी एक शक्ल इंसान है। सो हम रूह हैं जिसकी एक शक्ल इंसान है, जो हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। तो व्हेन वी से कि हम एक रूह हैं जिसकी एक शक्ल इंसान है, तो फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी अप्रोच टू लाइफ चेंज हो जाती है। क्योंकि द डिफरेंस इज़ कि जब आप अपने आप को एज इंसान पहले करते हो तो एक खौल है आपके ऊपर, उसके अंदर सख्ती है, उसके कुछ बिहेवियर्स हैं, उन्होंने कुछ, उस हॉल ने कुछ सीखा है अपने आप को। सबसे पहले तो उस हॉल ने अपने आप को डिफेंड करना सीखा है कि मैंने अपने आप को सेफ कैसे रखना है, लोग मुझे हर्ट ना कर सकें, लोग मुझसे कुछ ले ना सकें, मुझसे कुछ छिन जाएगा। तो उसकी नेचर में है ये एक नेचर में है, उस हॉल की नेचर में ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, बिकॉज वी आर बोर्न टू सर्वाइव। So survival जो है, survival is in our hall, is human. That's human instinct. Yeah. Soul does not come from the point of view of survival. Soul ये कहती है कि thrive करो। बिल्कुल। So जब अपने आप को आप इंसान पहले कहोगे जिसके अंदर सोल है, तो आप सर्वाइवल कभी 5 मिनट निकाल के हम लोग शायद थ्राइव भी करने की कोशिश करें, फिर वो होता है। Yes, because soul doesn't die. Exactly. अब जब आप कहो कि आप सोल हो जिसने इंसान की तरह ज़िंदगी और एज एन इंसान ज़िंदगी गुजारनी है, तो थ्राइव आपका पहला इंस्टिंक्ट है और सर्वाइव बिकम्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। बिकॉज फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आप तो थ्राइव कर ही रहे हो, तो आई ट्रस्ट द सॉइल। जिस तरह थ्राइव मतलब ये कि आपने एक बीज लगा दिया, अब मुझे उस मिट्टी पे यकीन है, मुझे उस पानी पे यकीन है, मुझे उस हवा पे यकीन है, मुझे उस आसमान पे यकीन है, मुझे उस सूरज पे यकीन है, क्योंकि इसने तो उगना है। अब मुझे किसी से छीन के उसके अंदर और खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और ज़्यादा अपनी कोई सैटेलाइट्स लगा के सूरज अपने पास लाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी छीनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उगना है। अगर ये सोल पे होना चाहिए, ये सोल है, ये सोल का बिलीफ है, सोल का बिलीफ है, ये सोल का बिलीफ है। सो व्हेन यू, जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक रूहों की तरह रह रहे हैं, तो एक रूहों की तरह रहने का मतलब है कि हम लोग खुल के रह रहे हैं, हम लोग थ्राइव पॉइंट ऑफ व्यू से रह रहे हैं। तो इसका ये, जितना हम लोग थ्राइव पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हैं, ये खौल जो है ये नरम होता जाता है जी। इसका ये है। एंड देन व्हाट यू वर सेइंग अर्लियर कि इसका रिश्तों पे और अपने आप के साथ रिश्तों पे और दूसरे रिश्तों पे क्या उसका असर होता है कि हमें सख्त तरीके से रहने की आदत है, एक नरमी आती है।
अपने आप से भी। जब आप खुद अपने आप से गलती करते हो तो आप अपने आप को इतना क्रिटिसाइज नहीं करते। जो इनर क्रिटिक है ना हमारे अंदर, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने क्या किया, अभी दूसरों तुम को लोग हम ज्यादा कर रहे होते ज्यादा कर रहे होते हैं, वही गलती हम करें तो हमें लग ही नहीं रही होती, नहीं वो लगती गलती। है। यही तो बात है। लेकिन तो हम लोग अपने आप से भी नरम होना सीखते हैं और फिर दूसरे लोगों से भी नरम होना सीखते हैं। अच्छा, ये जो हम बात करें 5 मिनट की खामोशी की, मुराकबे की बात करें, इसका फ़ायदा क्या होता है अगर हम लॉन्ग टर्म इसके फ़ायदे की बात करें? या क्या ये प्रैक्टिस हम रोज़ कर सकते हैं कि हम 5 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करें? इस बर्क रफ्तारी में अगर हम 5 मिनट अपने आप को दे दें तो उसका फ़ायदा क्या होगा? आई थिंक 5 मिनट से ज़्यादा उसका ऑब्जेक्टिव अगर समझ में आ जाए कि उस 5 मिनट में हमने करना क्या है। एग्जैक्टली। हम लोग मोमबत्ती जला के बैठ जाएं, मतलब क्या करें? तो 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का मकसद ये है, आप अपने आप से बात करो। अपने आप से बात कैसे करें? लोगों को अपने आप से बात करनी नहीं आती। एग्जैक्टली। सो जो मुझसे ये पूछते अपने आप से बात करें, तो अपने आप से एक सवाल पूछो। जैसे आप अपने आप से मिलने बैठे हो, आप बैठो और अपने आप से कहो, अच्छा विच पार्ट ऑफ मी, मेरा आज कौन सा पार्ट मुझे आज क्या बताना चाहता है? ओके। सो काम है जैसे अपने घर के अपने आप से बात करने का पहला अपने आप से सवाल पूछो कि आज मुझसे मेरा कौन सा हिस्सा क्या बताना चाहता है। तो कोई आपको ऐसा बताया था कि तुमने तो आज सारा दिन से उन लोगों से बड़ी बदतमीजी की है, या तुमने उस मीटिंग में जो है थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट हो जाती तो ज़्यादा बेहतर नहीं था, या तुमसे वो गलती हो गई ऑनलाइन के ऊपर, तुमने लोगों ने देखो कितने बुरे तुम्हारे कमेंट्स किए हैं। इस तरह की बातें बताएंगे अपने आप को। बिकॉज आपको कोई अच्छी बात शुरू में जब अपने आप से बात करना शुरू करो, अपनी अच्छी बात हमें अपने आप के बारे में सुनने की आदत ही नहीं है, तो वो कोई अच्छी बात नहीं आपको बताएगा। तो जब वो आप अपने बारे में वो बातें सुनोगे तो फिर आपको पता चलता है कि आपके दिमाग के अंदर वो कैसे प्रोग्रामिंग रन कर रही है जो आपको कंट्रोल कर रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक और भी सवाल पूछना चाहूँगी। आपने बात की कि हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम खुद से बात करेंगे और हम ये क्वेश्चंस रेज करेंगे कि आज तुमने ये किया, ये ठीक नहीं किया, आपको लगता है कि हमारे अंदर सबसे पहले तो ये चेंज लाने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम है अपने आप को लेकर। हम क्रिटिसाइज नहीं करते खुद को, हमें सब अपने आप में सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है। तो ये भी एक प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि आप अपने आप से जब बात करते हैं कोई तीसरा नहीं देख रहा है। आप कहना चाह रही हैं अपने आप का एहतसाब करना। बिल्कुल, कि आप अपने तो आप वो का करना एहतसाब भी एक, मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। वो किस तरह से किया जाए? बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो गुस्सा कर रहे हैं, वो डांट रहे हैं, वो मीटिंग में किसी को अगर बदतमीजी से किसी से बात करें तो वो उनका हक है, क्योंकि वो उनकी पार्ट ऑफ जॉब है और वो बनता है, वो उन्होंने गलत नहीं किया। That's not true. If you go to psychologists और वो आपको बताएंगे कि जो ये लोग ऐसे करते हैं वो ये नहीं सोचते कि वो सही कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर इतने ज़्यादा शेल्फ चढ़ाए हुए हैं ये बताने के लिए कि मैं सही कर, लेकिन आखिर में दे फील बैड। फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन जो बहुत ही हाई प्रोफाइल CEO है, जिसने एक मीटिंग में बहुत एक बड़ा एक धमाका किया है और एग्रेसिव तरीके से बिहेव किया है, वो वापस आके घर में आके उसका मूड अच्छा नहीं होगा। वो उसका गुस्सा अपने पार्टनर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर, अपने अगर उन सब के ऊपर बस नहीं चलता तो अपने मुलाजमीन के ऊपर, अपने ड्राइवर के ऊपर, सड़क पे किसी लोग के ऊपर निकलेगा वो। तो ये नहीं है कि लोग दूसरों को बुरा करके खुद सही रहते हैं, वो नहीं रहते, सुकून से रहते हैं। अच्छा, वो जो 5 मिनट की खामोशी में आपने अपने आप से बात करनी है, उसमें तो कई पिंग पोंग उलझने खुल जाती हैं सारी ज़हन में, बड़े सवालात जन्म ले लेते हैं। मैंने ये भी किया, मुझे ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कोई टेंशन घर की, बाहर की, ऑफिस की, वो सारी चीजें। तो उस खामोशी में बेसिकली हाउ डू यू कनेक्ट विद योर सोल, और बात क्या करनी है? एग्जैक्टली, टू चेंज योरसेल्फ बेसिकली। गुड क्वेश्चन। क्योंकि आप खामोशी से बैठेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं ना, माइंड में ये भी आते हैं आज मैंने ये खरीदा, वो ठीक नहीं था, वो घर में बीमार है, महंगाई बहुत हो गई है आजकल जो हालात है। मैं वो कप लाई तो वो मैं 500 का ले आई और मैंने 2 दिन बाद देखा तो एक जगह 300 का पड़ा था। 300 का पड़ा था। इस तरह की छोटी सी एग्जांपल है। एग्जैक्टली। तो मतलब डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? डिस्ट्रैक्शन से पहले बताइए कि बात कैसे करें? डिस्ट्रैक्शन पहले तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? डिस्ट्रैक्शन से नहीं बचना, बिकॉज द मोर वी, हम लोगों ने कहा है कि मैंने अपना, जैसा एक प्रिंसिपल कहते हैं ना, अपना दिमाग ख्यालात से खाली करना है, आप उस लड़ाई में लग जाते हो, तो दैट इन इटसेल्फ इज अ डिस्ट्रैक्शन। एग्जैक्टली। मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना इज अ डिस्ट्रैक्शन। तो द बेसिक प्रिंसिपल हियर इज अलाउ। आ रही हैं, हाँ ये देखो, जिस तरह मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने जब मैं अपनी आंखें, सबसे पहले आंखें बंद, बिकॉज आंखों को एक रियलिटी देखने की आदत है और वो रियलिटी इज़ नॉट द रियल रियलिटी, इट्स एन इल्यूजन। तो अब जब आंखें बंद करते हो तो मैंने अपने आप को एक स्पेस दी हुई है, एक मैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और एक ये मेरा इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो ये मैं एक कॉन्वर्सेशन करती हूँ। अब ये मैं हूँ जो मैं बात कर रही हूँ और मैं पूछ रही हूँ कि अच्छा मुझे बताओ आपको आज क्या मुझसे कहना है। तो फिर ये मदीहा, जो एक इंसान मदीहा है, वो मुझसे कहती है कि ये मुझसे आज सारी गलतियाँ हैं। अच्छा, अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है या मेरा रोल क्या है? हाँ जी।
मेरा रोल इज़ वेरी मच लाइक अ मदर, very much like a parent that most of us have not had. Is almost very much like जो अल्लाह ताला मिसाल देते हैं कि मैं 70 माओं की तरह हूँ, मैं वो रोल हूँ. तो मैं उसको कहूँगी कि तुमने जो भी किया, you are loved and you're beautiful, you're heard. गलतियाँ सबसे होती हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे पास आ जाओ. So उसका ऑब्जेक्टिव है अपने आप को प्यार देना. तो उस 5 मिनट की खामोशी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, अपने आप को प्यार देना, ताकि हम लोग सीख सकें कि हमें प्यार कैसे मिलता है हमारे क्रिएटर से. एग्जैक्टली दैट इज द ऑब्जेक्टिव. तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम शिफ्ट करते हैं पॉइंट ऑफ लाइफ पे. ठीक है, बिल्कुल. तो पॉइंट ऑफ व्यू तो हो गया. अब पॉइंट ऑफ लाइफ, बिकॉज यू आर हियर, यू आर गोइंग टू स्पेंड few years, 60 साल, 70 साल, 50 साल, you never know. अल्लाह ने आपको. अच्छा, मैंने 95 टाइप का सोचा है. इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सलामत रखे. तो बेसिकली अब आपने उस पॉइंट ऑफ लाइफ में एक बड़ा चेंज लाने के लिए, मोहब्बत, अमन, ये सारी चीज़ों को, इस मुआशरे को खूबसूरत बना, अपना हिस्सा डालने के लिए, तब फिर आप क्या कम्युनिकेट करें, क्या समझाएं अपने आप को? सबसे पहले तो हम सॉरी कहना सीखें. और सॉरी कहना बियॉन्ड डेजिग्नेशंस एंड बियॉन्ड ईगो. सो फॉर एग्जांपल, एक किसी घर में आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके कोई कुक है, आपने उनके साथ बदतमीजी की, और वो बदतमीजी है, चाहे वो बरहक है या नहीं, वो बदतमीजी है क्योंकि आप दूसरी रूह से कनेक्ट कर रहे हो, और आपने रूह के साथ उसको रूह को हर्ट किया है. गलती किसकी है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही. ठीक है, आप सॉरी कहो, मुझको सॉरी कहना सीखें. ऑफिस में हो, आपने टाई बूट पहना हुआ है, आपके पास विजिटिंग कार्ड है जो कह रहे हैं फलाना टमकाना, आपने अपने कॉलीग के साथ जो आपका जूनियर है, सॉरी कहो, और सॉरी कहना सीखो. सॉरी कहना सीखो, नॉट जस्ट इन प्राइवेट बट इन पब्लिक ऑल्सो, कि मुझे आई एम सॉरी, मुझे. अच्छा, इस सॉरी के पीछे बहुत बड़ी एक हिकमत, एक तो ये कि ईगो, और दूसरा ये जेंटलनेस, और तीसरा ये कि आप अपने आप के साथ नरम होते हो, कि आप एक इंसान हो, गलती कर सकते हो. और अगर आप 500 दफ़ा भी गलतियां करोगे तो 500 दफ़ा भी आप सॉरी कह सकते हो. तो ये कोई लिमिट नहीं है आपके पास. और जब अपने आप को आप ये सिखाते हो, तो फिर व्हेन यू आप स्टेप इनटू लाइफ करते हो और आपके पास 15,000 गलतियां करती हैं, बिकॉज हम इंसान हैं और हमसे गलती होगी, तो आप बजाय ये कि अल्लाह मुझे जज कर रहा है और अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, चूंकि आपने अपने आप को माफ़ करना सीख रहे हो, तो आपको ये भी पता होगा कि आपके अल्लाह भी आपको माफ़ कर रहे हैं. अच्छा, बिल्कुल सही. और सॉरी के बाद फिर थैंक यू का सफर है. सॉरी के बाद फिर थैंक यू तो इज अ बेसिक मैनर्स, आई फील लाइक. मतलब वो भी कुछ लोगों में नहीं आता. मुझे लगता है बेसिक मैनर्स में ही आता है, और आपको आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपको पहले करना चाहिए. थैंक यू का मतलब थोड़ा एक्सपेंडेड ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड हो या ना हो कोई चीज, बिल्कुल. तो ग्रैटिट्यूड. मदीहा साहिबा, जल्दी से ये भी कमेंट दे दें कि जब हम सोल से कनेक्ट करते हैं, क्या हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी भी खत्म होती है? बिकॉज एज आई सेड, एब्सोल्युटली, बिकॉज सोल बिलीव्स इन थ्राइविंग. सोल बिलीव्स के पूरे एनवायरनमेंट में उसके पास वो सब कुछ है जो उसको चाहिए टू ग्रो. ह्यूमन बिलीव्स कि उसको छीनना पड़ेगा, उसके पास कुछ नहीं है, पेट्रोल की प्राइसेस ज्यादा हो रही हैं, फलाना, ये ह्यूमन कॉन्सेप्ट्स हैं. द मोमेंट यू स्टेप बैक इनटू योर सोल एंड से मेरे पास सब कुछ है, यूनिवर्स विल अरेंज इटसेल्फ टू ब्रिंग यू जो आपको चाहिए. और क्या आप किसी और की सोल से भी कनेक्ट हो सकते हैं? Because it is one soul, तो we are connected at every point, एक दूसरे के सोल के साथ, of course, consciously. आप किस कनेक्शन की बात करें जमील? मैं सोच रहा हूँ कि आजकल तरक्की का जो एक दौर है, एक इसको क्या कहेंगे, आईटी का एक दौर है, तो हमारे फोन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. हम वैसे ही एक ग्लोबल विलेज है. तो ये फोन्स ने कहाँ से सीखे कनेक्ट होना? मैं उसी तरफ आ रहा था कि जितनी भी थ्योरीज हैं, जितना भी काम होता है पूरी दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, वो बेसिकली जो अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक है, उसी में से ये चीजें निकाल के और फिर उसमें तरक्की की जाती है. तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया इस टॉपिक पे आपने बात की. और ये मदीहा जब भी आती है, जी मदीहा जब भी आती है, इतना सीखने का मौका मिलता है, और बहुत सारे मेहमान ऐसे होते हैं कि जिनके साथ दिल करता है कि आप बातें करते रहें, और टाइम का एहसास नहीं होता, और फिर कान में आवाज आती है कि तो मदीहा, हम आपको फिर से दावत देंगे अपने प्रोग्राम. और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस सेगमेंट को बढ़ाएं, थोड़ा लंबी बात करें इंशाल्लाह आपके साथ. थैंक यू वेरी मच. और मैं ब्रेक लेने से पहले अपने हुक्मरानों को इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बात कहना चाहूँगा कि खुदारा 5 मिनट की खामोशी एक दिन में इख्तियार करें. आंखें बंद करें और सोचें कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ आप क्या ज़्यादतियां कर रहे हैं, इस मुल्क की आवाम के साथ आप क्या जुल्म कर रहे हैं, और अपने आप को बदलें.
खुदा का और वास्ता। अपने आप को माफ करें पहले। और अब पहले अपने आप आप को भी उनको माफ कर दें। आप अपने, मैं क्या, अल्लाह ही माफ करेगा। माफ करना इसमें भी कभी बात करेंगे कि अपने आप दूसरों को भी को- माफ करना सीखें। नहीं, इसमें भी कभी बात करेंगे। इसमें भी कभी बात करेंगे कि दूसरे को माफ करना कितना बड़ापन है। कितना बड़ा बिल्कुल पन। करना चाहिए। हिना मैंने आपको माफ किया। थैंक यू जमील। मैं आपका हिना मैं एहसान ऑन कभी नहीं एयर भूलूंगी। कह रहा हूँ कि हिना मैंने आपको माफ मैं आपका किया। एहसान कभी नहीं भूलूंगी जी। यहाँ पे लेते हैं एक अब मुझे भी break। माफ कर दो। आपको माफी है मेरी तरफ से। अल्लाह भला करे। बाबा माफ कर वाला भी एक माफ होता है। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर हासिल होंगे। होते हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And Welcome we're back right to back सुनो after the break. पाकिस्तान। बात होगी पीएसएल के जारी मैचेस की। इरफान ज़हीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच साहब, बहुत इरफान शुक्रिया साहब फॉर join जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। इरफान साहब, कल के मैच की पहले बात कर लेते हैं। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद मैच जो है वो जीत गया, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। कराची Yes. मैच हार गया और अपने होम ग्राउंड पे मैच हारना यस, दुख तो होता है, लेकिन आप लोगों की प्रेडिक्शन ठीक थी। आप लोग जिस टीम को सपोर्ट कर रहे थे वो जीत गए। तो क्या कहा जाए कि आप लोग जो भी कहते हैं वो सही साबित होता है? ऐसे नहीं, लोगों नहीं, की नहीं, बारे में नहीं, कुछ कहा जाता है वो नहीं, ऐसी कोई बात प्रोग्राम नहीं। के बाद में ऐसी कोई बात नहीं ना, बस वैसे ही एक प्रेडिक्शन थी। Prediction थी, Generic कह सी लें बात आप। थी जी। इरफान जी, साहब, इस्लामाबाद की बात करें, जैसे मैंने कहा कि ये एक ऐसी साइड है जिसको डार्क हॉर्स भी कहना गलत नहीं होगा। और इसका पोटेंशियल ये है कि इनके पास सब एक तरह के पावर हिटर हैं। और जितनी भी इनकी पिक है, वो चाहे बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, उनका बड़ा माइंड क्लियर है, क्लैरिटी है इस फ्रेंचाइज के पास, कैप्टन के पास, कि हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। देयर इज नो सेकंड मेथड, जो आपने शायद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना होगा। जी। उसने कहा कि हमारे अर्ली ऑन अगर विकेट्स गिर भी जाती हैं तो हमने कंटिन्यूसली इसी तरह इसी ट्रैक पे जाके इसी तरह फास्ट ट्रैक पे खेलना है और हमने रुकना नहीं है। और वही हमने चीज़ देखी कि उनका जब 174 आउट का टारगेट उन्होंने चेस करना था, कुछ विकेट्स गिरी भी, बट वो दे कीप ऑन हिटिंग। अगर उसमें कराची की बात करें तो उनके लिए हैदर अली ने अच्छा स्टार्ट लिया था और बड़े टाइम के बाद हमने हैदर अली की अच्छी इनिंग्स देखी। 59 उन्होंने स्कोर किए और अपनी टीम को एक रीजनेबल टोटल दिया। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 15-20 रन शॉर्ट थे जिस तरह की विकेट खेल रही थी, और जो आपका ड्यू फैक्टर भी आना था उस लिहाज से हमें लगता था कि कम से कम ये 190 या 200 की विकेट थी। तो एक तो शुरू में वो बैटिंग में थोड़ा सा कम रन बनाए, दूसरा फिर जब वो ओबियसली चेस करने आए तो 2-3 कैचेस छोड़े गए कराची किंग्स की तरफ से, जो कि बड़े आसान कैचेस थे। वो मेरा ख्याल है अगर इफ दोज हैज बीन टेकन तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर देम। तो वो भी बड़ा मसला था। फिर अगेन वो हमने देखा कि आमिर की बात थोड़ी सी करना चाहेंगे कि उन्होंने सिर्फ अकेले बॉलर के तौर पे अच्छी बॉलिंग की, एक कैच भी आमिर ड्रॉप को हुआ। हो क्या है, जो चौका मारता है लड़ पड़ता है उससे। देखिए ये कई दफ़ा आपकी कल भी लड़ाई हो गई। हाइप क्रिएट होती है, फ्रस्ट्रेशन भी क्रीप करती है। चले मुकाबलों के Pressure हद भी तक तो तो होता होता है है, ना। प्रेशर भी होता है। फिर Pressure खासतौर भी पे तो होता है। इन्होंने जो स्टेटमेंट दी बाबर के लिहाज से, वो कहना कुछ और चाह रहे थे, स्लिप ऑफ टंग कह दें या कुछ भी हो कुछ वो और गया। कुछ हो गया। तो वो उसकी वजह से वो एक अजीब कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया की हर रोज़ाना हम इस पीएसएल की मैं तो खूबसूरती के तौर पे लेता हूँ कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है मैच से पहले, उस पर पूरा दिन बात होती है, फिर मैच होता है, फिर मैच के अंदर उसका हमें एलिमेंट नज़र आता है। आई वुड सजेस्ट कि इन लड़कों को चाहिए कि अपना मैचेस के दौरान मोबाइल ना यूज़ करें, बट ये नहीं रुकते। हाँ, जो भी डिस्कशन हो रही है, मीम्स हैं या जी, जी, तनकीद जी। है, कुछ भी है, फिर उसको दिल पे ले लेते हैं। मैं वैसे फिर आपको वही बताऊं reaction आता है। इसमें जब मैं सब प्लेयरों को जानता हूं, इसमें सरफराज और बाबर ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिनका मुझे पता है कि ये अपने सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, ये नहीं देखते। ये इनकी प्रोफेशनलिज्म है, ये अच्छी चीज़ है कि they इनके are पास knowing- बटनों वाला मोबाइल है। तो ये भी अच्छा सजेशन है कि अगर नहीं रहा जाता तो बटनों वाला ले लें। 33-10 ले लें आराम से चुप करके। 33-10 को ही ना, 33-10 33-10। जो उसकी ब्यूटी है वो जो उसकी उर्दू में ब्यूटी है, जो उसका सेंस है। आप सोचे नाज़रीन के आप वो मोबाइल लेने जाएंगे, आप कहेंगे मुझे 33-10 दे दे, नहीं है। जाकर ना पायन 33-10 दे दे। पहले तो आप उसका चार्जर ढूंढे ना कि आपको मिल सकता है इसका चार्जर। अच्छा वो डब्बू नया चार्जर। भी आना शुरू हो गया ना, कैमरे वाला। अच्छा तो ये भी एक अच्छा ये मशवरा है एक कि वो अच्छी चीज़ है बटनों वाला कि फोन ले। हाँ, दूर रहे सोशल मीडिया से। इसकी जिस्ट यही है कि आप उससे दूर रहे, क्योंकि वो भी आपकी गेम पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो आपको उससे जितना आप अवेयर रहेंगे कंट्रोवर्सी से, इन चीज़ों से, क्योंकि प्लेयर का असल प्लेटफॉर्म ग्राउंड है, आपने सारी चीज़ों का आंसर जाके उधर देना है। अगर उधर आपकी परफॉर्मेंस में 19-20 हो रहा है तो आप पे बहुत प्रेशर आएगा। जिस तरह हमने देखा कि इफ्तिखार ने 6 छक्के लगाए, तो जब वो पहला मैच खेलने आए तो बड़ी हाइप थी, वो 0 पे आउट हो गए। तो अगेन फिर तो ये एक ऐसी क्रूअल गेम है क्रिकेट, मैं आपको बताऊं, ये
एक दिन आपको आसमान पे लेके जाएगी, अगले दिन यू नेवर नो आपको ज़मीन पे लेके। कल वो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी रुमान रईस की, जब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे क्वेश्चन किया गया, ज़ैनब अब्बास ने पूछा कि आपकी सेलिब्रेशन बहुत डिफरेंट है। वो आपने देखा कि जब आउट करते हैं तो इस तरह हाथों को बांधते हैं, तो वो इस तरह की बाकियों की तरह सेलिब्रेशन नहीं करते। तो उसकी रीज़न क्या है? उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर किया। उसने कहा ये गेम ऐसी है कि अभी मैंने विकेट ली है तो अगर मैं बहुत फ्लेयर अप हूँ, बहुत एक्साइटेड हो जाऊं, अगली गेंद तो मुझे छक्का लग जाए तो मेरी तो एक्साइटमेंट गई। तो मैं उस टाइम अपने आप को ये रिलैक्स करके, लोग कहते हैं ये क्या कर रहा है, तो मैं अपने को रिलैक्स करता हूँ कि मैं कोई ओवर एक्साइटेड नहीं हो रहा। तो ये एक ऐसी बात है, ये हर मैच के अंदर डे टू डे बेसिस के ऊपर भी आपको ऐसा ही रहना चाहिए। अपने आप को कूल एंड कंपोज रखें, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें जिस तरह हम लाइफ के अंदर करते हैं। बट इस गेम के अंदर स्टारडम इतना ज़्यादा है, फेम इतना ज़्यादा है, पैसा इतना इन्वॉल्व है कि वन कैन नॉट थिंक ऑफ इट। तो उसकी वजह से वो फिर जिस हम्बल बैकग्राउंड से लड़के आते हैं वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। तो उसके लिहाज से ये मैनेजमेंट मेरा ख्याल है एक पूरी साइंस है आजकल, और एक पूरा एक इरफान साहब, आपको नहीं लगता कि इनकी ग्रूमिंग कुछ क्लासेस भी होनी चाहिए, इनको बताया जाना चाहिए? इनकी ग्रूमिंग बहुत होती है, मुझे लगता है इनकी साइकोलॉजिकल क्लासेस थोड़ी होनी चाहिए। साइकोलॉजिकली भी ग्रूम करना चाहिए ना, हम फिजिकली ग्रूमिंग की बात नहीं कर रहे, फिजिकली बोर्ड काम से भी काफी दफा बात हुई है। ये ज्यादा इनका एम्फेसिस इनको मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, इन चीजों में ज्यादा उलझा के रखते हैं। अब लेकिन कोशिश की जाती है, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में की जाती है। देखिए एक बच्चा 16-17, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो बच्चा क्रिकेटर बनता है वो तो शायद कॉलेज या स्कूल जाता ही नहीं है, और अगर वो मैट्रिक एफए कर भी लेता है ना तो वो उसने बस प्राइवेट या किसी और तरीके से किया है। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर आ रहे हो तो यू कैन नॉट स्टडी। ये बड़ा सिंपल फिनोमेना, खासतौर पर क्रिकेट की लिहाज से बात करें, क्योंकि आपका फुल डे गेम है। लेकिन करनी चाहिए, नहीं करनी तो चाहिए, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता ना, हमारा कल्चर ऐसा है। अब तो हमारे बहुत सारे और क्रिकेटर्स भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि अगर आपको बात नहीं करनी आती और अगर आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बोलना नहीं आता तो यू कैन नेवर बी अ बिग क्रिकेट स्टार। देखें इसमें नहीं, मैं उस तरह नहीं देखता। आपके सामने एग्जांपल सबसे बड़ी वसीम अकरम की है, आपके सामने वकार यूनुस है, शुएब अख्तर है, ये भी इसी तरह हम्बल बैकग्राउंड से आए थे। इन्होंने क्या था, लेकिन पर ग्रेजुअली सीखा, इनके अंदर एक हंगर था अपने आप को ग्रूम करने के लिहाज से। इन्होंने वक्त के साथ इन्होंने समझा कि हमने लेजेंड बनना है, हमारे पास अल्लाह ने स्किल से नवाजा है, हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज और हर चीज़ों से इसको एड्रेस करना है। हम एम्बेसडर, देखिए प्लेयर आपका कोई भी स्पोर्ट हो, नॉट ओनली क्रिकेट, आपका प्लेयर एम्बेसडर होता है, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसको फिर ये चाहिए कि अपने आप को करे, लेकिन अंग्रेजी भी इतनी आनी चाहिए कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू दे सको। बिल्कुल कर सके, आपको बात क्या करनी क्या नहीं आंसर करना हमारी बेसिक आनी चाहिए, बेसिक जरूर होना चाहिए। आप, मैं ये नहीं कहता कि बहुत फ्लुएंट हो, आपका एक्सेंट बड़ा हो, बट आपको बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो, मीडिया को फेस कैसे करना है। ऑनेस्ट प्लेयर के साथ पैरेलल उतना ही आएगा पीसीबी के ऊपर भी। देखिए फादर फिगर का रोल है, आपने बच्चों को, जैसे बच्चों को आप पेरेंट्स पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ये इनका काम है। जब आपके पास आ गए और आपको लगा कि हमारा फ्यूचर टैलेंट है तो आप आज पेशावर और मुल्तान का मैच है, क्या कहेंगे किसका पलड़ा भारी है? देखें दोनों बड़ी अच्छी साइड है। मुल्तान को थोड़ा सा एडवांटेज मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, खासतौर पर जब से रिली रुसो इनकी टीम के अंदर आ गए हैं। अभी अगर टिम डेविड भी आ जाते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये बैटिंग इनसे बेहतर तो शायद किसी की नहीं हो सकती, बहुत आउटस्टैंडिंग है। और जिस तरह खासतौर पर एहसान उल्लाह ने लास्ट मैच के अंदर, हालांकि सबसे वीकर बॉलिंग लाइनअप इनकी नज़र आ रही थी मुल्तान सुल्तान की, बट एहसान उल्लाह की बात करें, जिस तरह उस अकेले बंदे ने पूरी बॉलिंग लाइनअप का बर्डन लेके वो डेविस्टेटिंग किस्म का स्पेल किया और दोनों मैचेस में किया। और रिजवान वर्सेस बाबर आजम भी कहा जा सकता है। हाँ ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आपको हर मैच में इरफान साहब, व्हाट टीम आर यू सपोर्टिंग टुडे? देखिए मुल्तान मुझे थोड़ी सी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। सुल्तान 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 मुल्तान। आपने हमारी ख्वाहिश मेरी और हिना की पूरी नहीं की। हमने कहा था प्लीज, हमने कहा था गुनगुना दे, मैंने सुबह मैं ओके मैं कहूँगा। इरफान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अब गुनगुना, अब सुनाता हूँ मैं आपको। अब हम इजाजत लेंगे, बाय।